अच्छा, तो जिस तरीके से आपको पता है रिएक्ट को हमने देखा, और रिएक्ट जो है वो फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि क्लाइंट साइड चल रही होती है। तो अब बैकएंड साइड जो है वो किस तरीके से, हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरीके से पीएचपी हो गई, आपकी डॉट नेट हो गई, आपकी जावा हो गई। तो इस तरीके की लैंग्वेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं बैकएंड के लिए। और फिर बैकएंड पे जो भी आपके बिजनेस लॉजिक है उसको कवर करना हो, या जितनी भी उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने डेटा है उसको आपने मैनेज करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो फिर वो बैकएंड टेक्नोलॉजी से कर रहे होते हैं, और उसको हम सिक्योर भी कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, ताकि कोई अनऑथराइज यूज़र जो है वो उसको क्या नाम है यूज़ ना कर ले, या वो डेटा उठा ना ले। अ, अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अथेंटिकेशन में हम बेसिकली यूज़र को अथेंटिकेट कर रहे होते हैं, या वेरीफाई कर रहे होते हैं कि क्या ये यूज़र वाकई एग्जिस्ट करता है, या ये जो है लॉगिन के लिए जब आप जो है वो क्या नाम है अपने पासवर्ड और यूज़र नेम दे रहे होते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड देकर आप अथेंटिकेट मतलब उस प्रोसेस को अथेंटिकेशन कहा जाता है। ऑथोराइजेशन में बेसिकली चेक किया जाता है, ये एक प्रोसेस यूज़र को लॉगिन के बाद चलता है। तो ऑथोराइजेशन में सिस्टम चेक करता है कि ये पर्टिकुलर यूज़र किस रोल का है, और उसको क्या परमिशंस मिली हुई है, क्या ये ऑथोराइज है कि ये वाली पेज या ये वाला कंटेंट या ये वाली चीज़ को जो है वो एक्सेस कर सके। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी मैं अगर पूछ सकूँ तो मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में फ़र्क पता होना चाहिए। वैसे ये टॉपिक जो है वो आपके वैसे पढ़े होंगे आपने नेटवर्किंग के अंदर। खैर, तो सर ऑथराइजेशन तो ऑथेंटिकेशन सर और ऑथराइजेशन तो ऑथोराइजेशन, सर ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन सही है। दोनों एक अलग टर्म्स हैं, ठीक है। इनको आप सर्च करेंगे तो आपको ओके मजीद सर। डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ओके। अब बात ये है सर, जी। ऑथराइजेशन यही होती है ना कि मतलब कोई दूसरा जो यूजर है उसको रिसोर्सेस ऑथराइज करना, मतलब जी उनका एक्सेस हो। और जी। ऑथेंटिकेट मतलब कि वो यू- वैलिड है या नहीं, वैलिड हाँ, यूजर है या नहीं। यूजर वैलिड है नहीं है, और मतलब उसके पासवर्ड या जो क्रेडेंशियल्स मिले हैं वो सारी चीज़ें जी। वो बिल्कुल मतलब वही हैं जो कि डेटाबेस के अंदर लाए गए हैं सिस्टम के अंदर। तो जी बेसिकली सर। यूजर को वेरीफाई करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है, और ऑथोराइज क्या इसको ये वाली परमिशंस मिली हुई हैं, या ये जी, वाला पर्टिकुलर। रिसोर्सेज का एक्सेस। एग्जैक्टली, लेट सपोज आपका एक कस्टमर्स का पेज है, उसका इसको एक्सेस मिला हुआ है, तो ये आपकी ऑथोराइजेशन में चला जाता है कि भाई ये यूज़र ऑथोराइज्ड है कि ये चीज़ एक्सेस कर सकता है पेज। हाँ, क्या वो इसको ये ऑथोराइजेशन मिली हुई है कि भाई ये जो है मतलब जिसको हम कहते हैं परमिशंस मिली हुई है कि ये जो है वो जाके कस्टमर को एडिट कर सके, या कस्टमर एक नया क्रिएट कर सके। तो इवन एडिट अपडेट डिलीट तक जो है वो आपकी परमिशंस जो है वो सिस्टम के अंदर डिफाइंड होती हैं। और उनकी प्रॉपर जो है डेटाबेस बनता है, जिसके अंदर उसकी 4-5 तकरीबन टेबल्स भी बनती हैं। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो उसके अंदर 4 से 5 टेबल्स बनती हैं, और उसमें जो है वो आपका परमिशंस आ जाता है, आपका रोल आ जाता है, यूजर्स आ जाते हैं, और किस रोल को क्या परमिशन मिली हुई है, इस जो है वो अब वो रोल एक से ज़्यादा यूजर्स को भी मिल सकता है। तो इस तरीके से उन पे आपस में मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, ये सारा रिलेशन भी होता है। खैर। सर सर ऑथराइजेशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि लॉगिन एज अ यूजर हुआ है, या मतलब बायर हुआ है या सेलर हुआ है। मतलब बायर और सेलर दोनों को अलग अलग परमिशन है ना। देखो जब वो लॉगिन करेगा देखो तब देखो, ऑथेंटिकेशन। अगर बायर है या सेलर है, लेट सपोज वो अगर लॉगिन कर रहे हैं, तो उस लॉगिन वाले प्रोसेस को बेसिकली ऑथेंटिकेशन कहते हैं, कि वो ऑथेंटिकेट करना कि यूजर वैलिड है। ये नहीं देख रहे कि कौन सा यूजर है। जब उसकी बात आ जाएगी तो हम रोल को देखेंगे, फिर परमिशंस को फिर वो देखेंगे। ऑथराइजेशन होगी ना, जी कि बिल्कुल। मतलब बायर एज अ बायर लॉगिन हुआ है या एज अ सेलर लॉगिन हुआ है। हाँ, ये जो भी लॉगिन बंदा। के बाद वाली कहानी है कि ऑथोराइजेशन वाली, कि उसको जो है देखना कि क्या क्या उसको जो है वो चीज़ें परमिशंस मिली हुई हैं। फिर ये मैटर तब करता है जब लेट सपोज ऑथेंटिकेशन हुई, तो ऑथेंटिकेशन में ये नहीं देखते कि कौन सा यूज़र है। अब फिर
ये होता है कि जब बंदे ने लॉगिन कर लिया तो लॉगिन के बाद फिर उसका रोल सिस्टम खुद चेक कर रहा होता है। रोल चेक करते हुए उसके अगेंस्ट उसकी परमिशन उठाता है और फिर देखता है कि इसको क्या परमिशन मिली हुई है, उस हिसाब से उसको उन पेजेस पे रखें। और अगर वो रिक्वेस्ट करे किसी और पेज की भी तो उसको हम जो है रिडायरेक्ट करवा दें, उस पर ना जाए क्योंकि उसको वो परमिशन नहीं मिली हुई। तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी ऑथोराइजेशन में चली जाती हैं कि परमिशन मिली हुई है नहीं मिली हुई है। तो ये वाली वेरीफाई करना, यूज़र को वेरीफाई करना ऑथेंटिकेशन है कि वो वैलिड यूज़र क्या हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो आपकी ऑथोराइजेशन। उसको क्या परमिशंस हैं, क्या रोल है उसका, वो सारी चीज़ें ऑथोराइजेशन में चली जाती है। ठीक है भाई। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं नोड जेएस की। तो बेसिकली अगर आप वीडियो देख लेते तो उसके अंदर वो बड़ा अच्छा उसने समझाया हुआ है कि नोड जेएस जो है वो हम बैकएंड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि असल पर्पस जावास्क्रिप्ट का जो था वो फ्रंट एंड के लिए क्लाइंट साइड ब्राउज़र के अंदर चलाने के लिए उन्होंने जो है वो बनाया था। और ब्राउज़र के अंदर एक जो है वो डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं हमारे पास, उनके अंदर जो है वो ऐसा जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं। इवन आप लोगों ने खुद भी देखा और मैंने शुरू में आपको जावास्क्रिप्ट डिसेबल भी करके दिखाई थी कि किस तरीके से ब्राउज़र के अंदर डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही थी, तो वो ब्राउज़र के एंड पे होता है। तो अब आप जो है वो ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, या अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर है, वेबसाइट के अंदर है, तो वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र चला रहा होता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब बात ये है कि आजकल जो है हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। हम जावास्क्रिप्ट को मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली वो हो रहा होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब हर जगह। मैंने इसके लिए बहुत पहले भी डिस्कस किया है जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो मैं इतना उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो हम बात करेंगे सर्वर साइड एप्लीकेशन की। तो सर्वर साइड जो आपकी एप्लीकेशन का लॉजिक है वो करने के लिए, अब तो यहाँ पर एक दो किस्म की एप्लीकेशन बनती है। एक तो जिसमें होता है फुल्ली हम क्या कर रहे होते हैं सर्वर साइड, मतलब एक होता है कंबाइनली, ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कंबाइनली बनी होती हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग दोनों पे। अब बात यह है कि जिस तरीके से सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम ज़्यादातर क्लाइंट रेंडरिंग पे जो है वो रखते हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर जो है इस तरीके की रिएक्ट ऐप हो गई या आपकी एंगुलर ऐप हो गई, तो वो करती क्या है, वो एपीआईज को कंज्यूम करती हैं, और एपीआईज को कंज्यूम करते हुए मतलब डेटा को गेट करना और वहाँ पे पोस्ट करना, ये सारा काम उससे हो रहा होता है यूजिंग एपीआईज, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अब बात यह है कि हमारे पास देखो एपीआईज बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप जावा यूज़ कर सकते हो, पीएचपी यूज़ कर सकते हो, रूबी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। डॉट नेट में सी शार्प को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप पर है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी, फिर क्या कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं और क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, वो एक अलग कहानी है कि आपके सिस्टम जो है कौन से पैरामीटर्स जो है आप चाह रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। लेट्स सपोज परफॉर्मेंस चाहिए, सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए, तो उस हिसाब से हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो बात है कि नोड जेएस ही क्यों, ठीक है, तो नोड जेएस ही भाई क्यों यूज़ की जाती है। तो नोड जेएस का ये है कि भाई एक तो बात उस वीडियो में भी उसने उसमें समझाया उसने कि भाई पेपॉल जो है, पेपॉल हो गया, उसके अलावा नेटफ्लिक्स है, एक दो और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने जावा स्प्रिंग को छोड़ के बैकएंड को और फिर ये नोड जेएस पे आए। ठीक है, अब नोड जेएस को यूज़ कर रहे थे। तो अबाउट मैंने कहीं पढ़ा था कि पेपॉल ने आई थिंक 60-70% ओवरऑल, मतलब क्या रेस्पॉन्स टाइम, उसके अलावा जो है इस परफॉर्मेंस में और बेहतर हो जाना, ओवरऑल सारी पैरामीटर्स को देखते हुए उन्होंने जो परफॉर्मेंस बताई थी वो अबाउट 70% इंक्रीज हो गई। मतलब उनकी पहले जो एप्लीकेशन चल रही थी जिसमें उनका जो जो भी रेस्पॉन्स आ रहा था या ओवरऑल जो भी उनका जो है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब देखो हम ये नहीं कह रहे कि जावा अच्छी है नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे लिमिटेशन भी हैं। अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें आपको चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए जावा स्प्रिंग बहुत बेहतरीन है। मतलब जावा स्प्रिंग कर लें या कोटलिन पे आप जो है बूट स्प्रिंग की बात करें तो चाहे कोटलिन यूज़ करें या वो यूज़ करें, मगर मसला ये है कि उसमें ये कुछ चीज़ें हमें कंप्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है ना, मतलब हर जगह ट्रेड ऑफ होती सर है। आपकी आवाज कट रही है।
बाकियों को आवाज सही आ रही है? नहीं सर, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, यही नेट तो यही चल रहा है। अब इसमें क्या कर सकते, बीच में हो जाता है शायद। अगर बात नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। तो अब बात यह है कि उसमें जो आपकी नोट जैसे वो जो है परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत फास्ट है, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में अच्छी खासी फास्ट है। मतलब जहाँ पे आप जेंगो यूज़ करो फ्रेमवर्क, या डायली आप क्या नाम है पाइथन यूज़ कर लो। जेंगो जो है पाइथन का फ्रेमवर्क है। इस तरीके से आप PHP यूज़ कर लो, जावा स्प्रिंग यूज़ कर लो, मगर उससे कहीं बेहतर जो है नोड जैसे, और बहुत सिंपल। देखिए उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो बिल्कुल जो जावा स्क्रिप्ट आप काम करके आओ, सेम जावा स्क्रिप्ट असिंक्रोनस, वही चीज़ें, वही प्रोमिसेस, वही आपके जो है वो किस तरीके से ECMA स्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर आती है। तो वही जावा स्क्रिप्ट आपकी यूज़ हो रही होती है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, परफॉर्मेंस के लिए आपसे बहुत मतलब अच्छी होती है, मतलब बाकियों के मुकाबले में, मतलब अच्छा खासा जो है इसका है। और दूसरा कि क्लीन कोड होता है। और भी बहुत सारे इसके यहाँ जो है इसके फ़ायदे जो भी हैं, यहाँ प्रोज कॉन्स वो आप पढ़ सकते हो। वीडियो के अंदर उसने मज़ीद और पॉइंट्स भी डिस्कस करी हैं। खैर, मैं इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इस तरीके से यहीं पे मुख्तसर करूँगा। ठीक है, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, सर्वर साइड जो है लॉजिक, जो हमें एप्लीकेशन लिखनी है, बनानी है, उसके लिए हम नोड जेएस यूज़ करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है। मैंने पहले कहा कि या तो आप देखो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन जो बनाते हो, एंगुलर हो गई या रिएक्ट हो गई, व्यू जेएस हो गया, तो उस तरीके आप एपीआईज को कंज्यूम करते हो। या तो ये होता है बैक एंड फ्रंट एंड जो है वो आप जो इस तरीके से होता है कि सर्वर साइड पे आप नोड जैसे कुछ चीज़ें रेंडर करवा देते हो। रेंडर से मुराद है कि सर्वर साइड पे ही आपने HTML वो सारी चीज़ें जनरेट करवा दी, और फिर क्लाइंट साइड पे वो आपने पूरा HTML पेज जो है वो भेज दिया। सो और क्लाइंट साइड ने उसको रेंडर करवा दिया। रेंडर मीन्स पेंट करना ब्राउजर के अंदर। अगर जब हम बात करें इसकी क्लाइंट साइड रेंडरिंग की, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर ये होता है कि आप एपीआईज को कंज्यूम करते हो। एपीआई से जो डेटा आया उस हिसाब से फिर जो भी HTML जनरेट हुआ उसको आपने पेंट करना हो अपने स्क्रीन के अंदर, तो उसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहते हैं। तो कहीं आपको जो है वो दोनों की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। अगर आपकी लेट सपोज रिएक्ट हो, व्यू हो, या आपका एंगुलर ऐप हो, तो उसमें क्लाइंट साइड तो रेंडरिंग होती है ज़्यादातर, मगर कुछ जो है वो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। स्पेशली जो पर्टिकुलर आप URL विजिट करते हो, तो उसमें सर्वर साइड रेंडरिंग हो के आ रही होती है। जैसे कि आप होम पेज जो है विजिट करें, तो होम पेज में आपके पास दो ऑप्शन हो सकते। मिसाल दे रहा हूँ। एक पेज है जिसके अंदर आपने क्या किया, जितने कंपोनेंट आपने दिखाने हैं उसके अंदर कंपोनेंट आपने दिए हुए हैं, फिर आपने उसमें कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर आपने एक एपीआई कॉल करी, फिर उससे डेटा जो है वो मतलब रिक्वेस्ट गई सर्वर को, सर्वर ने उसके आगे रेस्पॉन्स दे दिया, वो रेस्पॉन्स की डेटा आपने रेंडर करवा दी अपने उस ब्राउज़र के अंदर। अब बात ये है कि इस ऐसी एप्लीकेशन का मतलब अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको रैंकिंग चाहिए उस अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसमें फिर जो जो गूगल के बोट है ना सर्च इंजिन के, तो वो बोट जो है वो कंटेंट को देख रहे होते हैं कि अब देखो यूजर क्या कीवर्ड सर्च करता है। आपने लिखा भाई नोड जेएस ट्यूटोरियल, तो जो साइट्स टॉप पे आ रही हैं वो ही क्यों आ रही हैं उस कीवर्ड पे, दूसरी क्यों नहीं आती। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बड़ा रोल होता है, जिसके अंदर कौन सा पर्टिकुलरली कीवर्ड यूज किया जाए, और कहाँ यूज किया जाए, क्यों यूज कर रहे हैं, और यूनिक सा हो, ये सारी चीजें उसकी मतलब एक कहानी है उसके अंदर। तो बात यह है कि जब हम जो है वो बात करते हैं कि भाई कंटेंट जो है, अगर बोट जो है, अगर आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे होंगे पूरी 100%, तो फिर क्या होगा, जब आपका सॉरी गूगल का बोट आएगा, जब उस पेज को देखेगा तो उसके अंदर सिवाय कोड के उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। जब कंटेंट नहीं मिलेगा तो आपको पेज को रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। तो वो क्या कर रहे होते हैं, रैंकिंग देने के लिए आ, हम ऐसे पेजेस को जो कि स्पेशली होम पेज हो गया या मेन पेज हो गया, सर उसको है। एक मिनट, आपकी आवाज लो आ रही है। आवाज लो आ रही है? जी
यस सर, थोड़ी कटकर भी आ रही है। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, तो अब जब आपकी एप्लीकेशन है और वो आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रही है 100%, तो बोर्ड को कंटेंट नहीं मिलेगा। जब कंटेंट नहीं मिलेगा तो आपकी पेज को रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो फिर क्या किया जाए? फिर ये कहते हैं कि सर्वर ऐसे मेन पेजेस, होम पेजेस की सर्वर साइड रेंडरिंग होनी चाहिए कि उसका कंटेंट जो है वो पूरा सर्वर साइड पे जो है वो बन के उसकी HTML क्रिएट होके वो क्लाइंट साइड को मिल जाए। तो जब भी कभी उस बोर्ड को उस URL पे रिक्वेस्ट भेजनी होगी, उसको जो रेस्पॉन्स मिलेगा उस रेस्पॉन्स में वो कंटेंट भी होगा ऑब्वियसली, तो उसको रैंक भी कर देगा। तो जब भी कभी उससे रिलेटेड अगर कोई सर्च करेगा तो उसको अपनी सर्च में इंक्लूड कर देगा। तो फिर हम जो है वो दोनों को कंबाइनली लेकर चल रहे होते हैं। तो इस तरीके की अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो जैसे कि E-कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसमें या लेट सपोज आपकी फूड पांडा जैसी, यूबर जैसी कोई एप्लीकेशन है, लेट सपोज मतलब क्लाइंट वेब एप्लीकेशन की बात करें, तो आप फिर उसके अंदर जो है, और फिर आप रिएक्ट यूज़ करो, एंगुलर यूज़ करो, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग तो करेंगे वैसे ही ऑब्वियसली। वहाँ पे कहीं क्लिक किया या कोई आपने इवेंट फायर किया, उसके बाद फिर जो है वो कोई आप एनिमेशन चलाना है, उसके बाद कोई डेटा दिखाना है या कुछ भी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज दी, कोई रिसोर्स दिखानी हो, तो फिर आप जो है वो ऑब्वियसली उसके अंदर क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे होंगे। अगर सर्वर साइड रेंडरिंग ऐसी वेबसाइट्स के अंदर जहाँ पे आपको प्रमोशंस और ये अपने बिजनेस को और आगे लेकर जाना है, तो फिर उसके अंदर आपने आप कहते हो कि रैंकिंग में आ जाए, या रैंकिंग में चलो ना आए, कम से कम उसको बोट सर्च तो कर ले, सर्च के अंदर वो इंक्लूड हो जाए, तो फिर आप सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे होते हैं। खैर, वो आपके पास ऑप्शन है। तो हम जो है सर्वर साइड रेंडरिंग तो अभी नहीं कर रहे, हम सिंपली जो है वो APIs को बनाना सीख लेंगे कि Node.js के अंदर अब किस तरीके से APIs बनती हैं, Node.js का सिंटैक्स किस तरीके से, और फिर उसके बाद जो है वो कुछ करंट ऑपरेशन। तो अब बात यह है कि सबसे पहले तो Node.js की इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या वैसे आप इंस्टॉलेशन के स्टेप देख लो, नहीं ज़रूरत सीधा सीधा नोड रिएक्ट के लिए हम Node.js हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ है तो बस बात खत्म है ना। ठीक है, तो हमारे पास वो पड़ा हुआ है, NPM उसके साथ आ रहा होता है, तो आप एक दफ़ा NPM लिख के उसका वर्जन चेक कर लें तो आपको वर्जन पता चल जाएगा। तो इस तरीके से वो चीज़ हो जाएगा। अब सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास नोड जो है वो इंस्टॉल है ना, तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं टर्मिनल के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज नोड वर्जन, सॉरी नोड, तो हमारे मेरे पास वर्जन है 15.5। मैंने कहा NPM वर्जन क्या है मेरे पास, NPM वर्जन है मेरे पास 7.5। ठीक है भाई, ये नज़र आ रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो, ऐसा होता है कि आप अपने क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप नोड के डिफरेंट वर्जन भी इंस्टॉल करते हो। कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ ऐसे देखें एंगुलर पे काम कर रहे हो, रिएक्ट पे काम कर रहे हो, तो फिर किसी में आपको जो है LTS वर्जन चाहिए होता है, और उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसको कहते हैं LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वर्जन होता है, जिसके अंदर वो कुछ साल तक उसके अंदर जो उसकी सपोर्ट दे रहे होते हैं। वरना फिर जिन चीज़ों की सपोर्ट नहीं होती, कुछ ऐसे वर्जन होते हैं जिनकी सपोर्ट नहीं देते, जो स्टेबल होते हैं वो बेसिकली LTS वर्जन होते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है LTS लॉन्ग सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इस तरीके से उसको कहते हैं। तो LTS जो है वो इस तरीके के वर्जन यूज़ कर लिया करें, वो स्टेबल होते हैं। तो खैर आप जो डिफरेंट अगर कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं पे इस तरीके से होता है कि LTS की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे अब लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे कोई डिपेंडेंसीज के ज़रूर इश्यूज आते हैं, तो उस हिसाब से फिर आप डिफरेंट अगर वर्जन कर सकें तो आपको यहाँ पर एक क्या नाम है मैनेजर आता है जिसको कहते हैं नोड वर्जन मैनेजर, के नोड के जितने भी वर्जन हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं NVM। अब NVM में लिखूंगा, मेरे पास NVM पहले से है, देखो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मतलब उसकी कमांड्स आ गई। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि मुझे देखने हैं कि क्या क्या हमारे पास जो है वो क्या नाम है वर्जन्स मेरे पास पड़े हुए हैं। NVM LS लिखूंगा तो मेरे पास ये सारे वर्जन्स आ जाएंगे। मेरे पास जो अभी इंस्टॉल्ड हैं
वो काइंडली सिस्टम के अंदर है 14.11, 14.16 और 15.5। ठीक है, तो अब ये मेरे ख्याल से ये वाला जो है वो LTS वर्जन है शायद। तो इसमें आप जो है इनको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप अपना यहाँ पे डायरेक्ट देखना चाहें कि लेट सपोज अगर हम कहें कि मुझे करंट वाला देखना है कि करंट क्या है जो सिलेक्टेड है, एज ए डिफॉल्ट सेट किया हुआ है ना, करंट सिलेक्टेड वर्जन, जो कि अभी आप जो भी नोट पे कर रहे होंगे तो वो वर्जन चल रहा होगा, तो NVM करंट आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई चेंज करना हो तो NVM यूज़ लिख के फिर उसको आप चेंज कर दो। लेट सपोज मैं थोड़ी देर के लिए वर्जन करता हूँ 14.16.1, 14 V14.16.1, 14.16.1। ठीक है भाई, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। और ये अब क्या कह रहा है, नाउ यूजिंग 14.16.1, अब ये यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ कि NVM करंट क्या है मेरा, तो ये आपको करंट वर्जन 14.16.1 वो बता रहा है। ठीक है, तो खैर हमें जो है वो वापस मैं कर देता हूँ। अब देखिए इसमें बताया भी है कि स्टेबल जो है वो 15.5 है ना, तो मैं वापस वो कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। V15.50 आई थिंक यही था, 15.50। ठीक है भाई, मुझे ये यूज़ करना। तो आपके वर्जन्स यहाँ से आ रहे होंगे कि अब हमारा क्या है, NVM करंट ये हमें बताएगा कि 15.50 ये हमारा वर्जन है करंट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो NVM से रिलेटेड आप जो है वो देख सकते हो। खैर हमारे पास यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक क्या नाम है फाइल बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं app.js। ठीक है भाई, ये हमारा फाइल यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पर अगर आप वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा वो वीडियो के अंदर भी वो चीज़ डिस्कस करा है, मैं जस्ट उसको सिंपल अल्फाज में कोशिश करूँगा शॉर्ट करके करके बता दूँ कि बेसिकली उसके अंदर उसने एक चीज़ को डिस्कस किया है कि कहा है कि जैसे आप अपने ब्राउज़र के अंदर लिख रहे होते हैं विंडो, तो ये हम हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड मतलब जिसको ग्लोबल जो है स्कोप मिला हुआ है जो कि ब्राउज़र के लिए यूज़ हो रहा होता है। और फिर हम वहाँ पे जो भी लिखते हैं, मैंने कहा लेट सपोज कंसोल डॉट लॉग, तो ब्राउज़र के अंदर ये बेसिकली आता है विंडो डॉट और फिर कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से। तो ये आप ना भी दें तो भी मतलब खैर है वो, उसके साथ वो उस ये बेसिकली कि अब ये हमारा पास जो है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक मेथड पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली इसकी जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अगेंस्ट एक ग्लोबल है जिसके अंदर बाकी चीज़ें पड़ी है। ठीक वैसे ही अगर आप सेट टाइम आउट यूज़ करते हो, सेट टाइम आउट मेथड आप डायरेक्ट लिखते हो या आप विंडो लिखो तो विंडो के अंदर वो उस उसी का ऑब्जेक्ट है, मगर हम वो चीज़ नहीं लिख रहे होते। ठीक है, इस तरीके से इंटरवल हो गया, इंटरवल सेट करते, तो ये सारी चीज़ें उस विंडो ग्लोबल में जा रहे होते हैं, वो ब्राउज़र के लिए होती है। अब जब हम बात करें कि भाई ये तो हमारे पास अब तो ये विंडो अगर आप यूज़ करेंगे ना इसके अंदर, तो इसके अंदर विंडो तो ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो यहाँ पर तो विंडो नहीं होगा ना, कंसोल लॉग तो जल जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा यूँ करता हूँ, मैंने कहा हेलो हेलो वर्ल्ड और इसको हम सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब नोड का आपने चलाना है तो नोड करके और app.js कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये आपकी चलेगी। तो ये कहता है विंडो इज़ नॉट डिफाइंड, इसको नहीं मिल रहा। ठीक है, और खाली अगर इसको ऐसे रखें और फिर इसको हम प्रिंट करवाएं कंसोल पे तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को ये आइडेंटिफाई नहीं करता। अब बात ये है कि फिर नोड जेएस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको कहते हैं ग्लोबल, ग्लोबल डॉट अब ये ग्लोबल जो है ऑब्जेक्ट इसके अंदर कंसोल पड़ा हुआ है, इसको अगर हम चलाएं और ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड चल गया, मगर ये हम ग्लोबल नहीं दे रहे होते हैं, इसके साथ वो
ऐसे समझ लो ऑप्शनल है, आप ना भी दें तो उसके साथ वो उसको कंसीडर कर लेगी, नोड जेस खुद देख लेगी उसी को। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ कि नोड जेस जो है वो बेसिकली रन टाइम इन्वायरमेंट कह सकते हो, कोई इस तरीके से कोई लैंग्वेज नहीं है जिस तरीके से आपके पास सी शार्प लैंग्वेज है, जिस तरीके से आपकी PHP लैंग्वेज है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट सॉरी नोड जेस है वो कोई लैंग्वेज नहीं है, रन टाइम इन्वायरमेंट है। जिस तरीके से मैंने कहा कि हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर्स जो हैं वो डिफरेंट, देखो उनके अंदर उनने अपने तरीके से जारी है उस एप्लीकेशन को बनाया हुआ है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट चला रहे होते हैं तो डिफरेंट उनके पास मशीन्स हैं जो कि उसको कोड को कन्वर्ट कर रही होती हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट कर रही होती है मशीन के अंदर, ताकि मशीन उसको समझ सके। तो जो हम नोड जेस की जब बात करते हैं तो V8 की बात करते हैं। V8 जो है वो क्या नाम है, ब्राउज़र जो क्रोम है उसके साथ V8 इंजन आती है जो कि क्या कर रही होती है, जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करती है मशीन कोड के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि अब जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, क्यों ना हम इसको बैक एंड के लिए यूज करें। तो हम जावा स्क्रिप्ट को एज ए बैक एंड यूज करने के लिए उन्होंने एक नोड जेएस का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट या मतलब एक जो उन्होंने टेक्नोलॉजी दी। और वो बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट कैसे कि उन्होंने क्या किया, सी शार्प के साथ मिला के उन्होंने सॉरी C++ के साथ C++ को और ये ब्राउज़र की जो जिसको कहते हैं V8 इंजन, इसको साथ में मिला लिया। फिर क्या होता है कि आपका जो नोड है उसको जो कोड मिलता है वो आपका V8 जो है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। और उस नोड को जो काम मिलता है वो मजीद V8 उसको कन्वर्ट करके मशीन के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि हमने C++ के साथ हमने V8 इंटीग्रेट कर दिया, मतलब उसके अंदर उनका जो भी बाकी लाइब्रेरीज और बाकी चीज़ें हैं C+ से रिलेटेड और बाकी V8 को इंटीग्रेट कर दिया। तो एक इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आप अब बैकएंड का काम ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें C++ का भी बड़ा रोल है, सिर्फ V8 का रोल नहीं है। तो V8 प्लस C++ उसको यूज किया उन्होंने, और फिर उसके बाद फिर हमें ये रन टाइम इन्वायरमेंट मिला जिसके अंदर हम अब फ्रंट एंड का भी कोड तो वैसे था पहले, अब हम बैक एंड का कोड लिख सकते हैं। तो हमने जो अभी ये लिखा है app.js, ये हमने जैसे एक सिंपल एग्जांपल कंसोल पे प्रिंट करवाई। तो मैं बात कर रहा था ग्लोबल की, तो उस वीडियो में भी बताता है, बड़ा अच्छे से उसने समझाया हुआ है कि जब आप कंसोल लॉग कर रहे हो या इसमें ग्लोबल लिख रहे हो तो ग्लोबल का पार्ट है ना, या आप सेट टाइम आउट लिखो। लेट सपोज मैंने सेट टाइम आउट लिखना है ना, तो मैंने सेट टाइम आउट लिखा, और सेट टाइम आउट के अंदर आपको पता है एक पहला कॉल बैक होता है और फिर हमारे पास दूसरा जो है वो कुछ सेकंड बाद वो होगा ना। तो मैंने कहा 2 सेकंड बाद लेट सपोज, तो यहाँ पे ये सेट टाइम आउट मैं ग्लोबल लिखूं तभी सेट है, ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता, मगर ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं। ठीक है, मगर ये जब हम नोड जेएस की बात करें तब ऐसे ही आपके जो भी विंडो के साथ जितने भी आते हैं वो यहाँ पे होते हैं। मगर यहाँ पे एक और चीज की बात करता है, कहता है कि ये तो ठीक है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट ग्लोबल के साथ, जैसे वहां पर ब्राउजर के अंदर विंडो के साथ, यहाँ पे ग्लोबल के साथ आपने एक्सेस कर लिया। मगर जब यहाँ पे दो चीज़ों के साथ आप जो है वो ग्लोबल को यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे कि आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हम कहते हैं लेट सपोज मैंने कहा कि वेरिएबल है फुल नेम, और ये इस तरीके से मैंने इसको लेट सपोज कुछ भी दे दिया ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लेट सपोज ग्लोबल के साथ एक्सेस करना चाहूँ, जैसे मैंने कहा था कि मैं यूं लिख रहा हूँ ना, ग्लोबल डॉट कंसोल, फर्क नहीं पड़ता, कंसोल डॉट लॉग फर्क सॉरी कंसोल डॉट, मतलब ये ग्लोबल ना भी लिखें तो भी ठीक है, ये अब चल रहा था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवा के दिखाया। अभी हमने वेरिएबल बनाया और फिर यहाँ पे जो है उस वेरिएबल को हम यहाँ पे देना चाहते हैं फुल नेम लेट्स सपोज। ठीक है, और मैं इसको एक दफ़ा चलाता हूँ, ये कह दिया गया। अब बात ये है कि
वेरिएबल जो डिफाइन करते हो वो ग्लोबल के स्कोप में नहीं आती। जैसे यहाँ पे ग्लोबल दिया कंसोल उसके साथ है, मैं ग्लोबल ना भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता, वो उसके साथ एसोसिएटेड है ना। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको किया, ये हमारे पास आ गया। क्या मैं इसको भी कर दूं तो ये क्या फुल नेम जो है वो ग्लोबल स्कोप में आता है। मतलब ग्लोबल का मतलब है कि किसी भी फाइल में उसको एक्सेस कर सकते हो ना, कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड हो तो वहां पे आपने लिखा सेट टाइम आउट ग्लोबल करके, या ग्लोबल डॉट कंसोल डॉट लॉग कर दिया आपने, इंटरवल कर दिया, तो ये चीज़ें एक्सेसिबल हैं ग्लोबल कीवर्ड के साथ। क्या वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं, क्या जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वो ग्लोबल के साथ एक्सेस होते हैं? नहीं होते हैं। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको चलाया तो ये कहता है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? क्योंकि ये वाली चीजें आपकी ग्लोबल स्कोप में नहीं जाती। मतलब ग्लोबल होती तो मतलब फिर क्या फायदा, मतलब कोई और फाइल भी उसको एक्सेस कर सकती थी। तो इस चीज को या कोई आप फंक्शन डिफाइन कर लो, उस फंक्शन को मैंने कहा लेट सपोज फंक्शन ग्रीट, और मैंने कहा इसको कंसोल करवा दो कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैंने कहा हेलो क्लास लेट सपोज। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। अब क्या ग्रीट फंक्शन मैं कॉल करूँ तो ये कॉल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे मैं करूँ इसको, मैं नोड.js को चलाऊँ, देखो हेलो क्लास कर दूँ। क्या मैं इसको ग्लोबल रखूँ, ग्लोबल डॉट इस तरीके से, तो क्या ये चलेगा? एक दफ़ा इसको चला के देखते हैं। सॉरी, तो ये कह रहा है ग्लोबल ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। अब ग्लोबल स्कोप के अंदर ये ऐसा फंक्शन आता ही नहीं है, इसका मतलब है ग्लोबल के अंदर नहीं आता, ये यहीं पर जो है इस फाइल के अंदर है। तो अब हमें देखो ऐसा कोड जो है किसी और फाइल में हमें देना हो, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल से तो ये एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर हमारे पास मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और मॉड्यूल का भी इस तरीके से कि यहाँ पर हम जो है वो जिस तरीके से हमने मॉड्यूल को पहले भी देखा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरीके से कर रहे होते हैं नॉर्मली, और फिर उसमें हमने डिफ़ॉल्ट भी देखा था और नेम्ड भी देखा था। मगर यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा सा अलग है उस चीज़ को, उस चीज़ का सेंटेक्स जो उन्होंने अलग रखा है इससे थोड़ा हट के, और फिर वो हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। अब बात ये है कि यहाँ पर एक जो है वो प्रॉब्लम आती है कि जब भी कभी आप जो है इस तरीके की कोई चीज़ आप डिफाइन करते हो, लेट सपोज, तो मिसाल के तौर पर हम ग्लोबल स्कोप की बात करें, या किसी किसी एक फाइल के अंदर या दो मल्टीपल फाइल के अंदर दो सेम नाम के कोई फंक्शंस पड़े हुए हैं, कोई वेरिएबल पड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि जो लेटेस्ट वन होगा वो प्रीवियस वाले को ओवरराइड कर देता है। तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, या हमारे पास जो है वो देखो स्क्रिप्ट आप करके टैग को यूज करते हुए किसी एक स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, उस चीज़ को हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। मगर फिर उसमें एक तो भाई यहाँ पर हम नोड.js की बात करें तो ग्लोबल स्कोप के अंदर वो चीज़ें नहीं आती, तो उसको हमें किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट करवाना हो तो कैसे करेंगे? और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिसके अंदर आपने सेम कोड अगर डिफरेंट फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब सेम फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया या क्लास हो गई, तो होगा क्या कि उसको जो है वो फिर प्रीवियस वाले से वो राइट कर देगा, क्योंकि वो फंक्शन दो अलग अलग लाइब्रेरी से बिलोंग करते हैं मिसाल के तौर पर, वो उसको ओवरराइट कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन देने के लिए इन्होंने मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करा कि आपका क्या है कि हर चीज़ को मॉड्यूल के अंदर रख दें, और फिर मॉड्यूल के थ्रू जो भी मॉड्यूल आपको देना हो वो आप एक्सपोर्ट करवा दो। तो बेसिकली ज़्यादातर हम बात करते हैं जब फाइल की, तो फाइल बेसिकली मॉड्यूल होता है, ठीक है। और जो भी आप फाइल बनाते हो वो एज अ मॉड्यूल, नॉर्मली ये अप्रोच है कि जो फाइल बनाते हो वो पूरी एज अ मॉड्यूल कंसिडर करते हैं। अगर आप एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं तो उसको जो है वो एज अ मॉड्यूल कंसिडर किया जाता है। खैर, हम अब उसमें डिपेंड करता है कि आप फंक्शन, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें आप जो है वो मॉड्यूल के अंदर देते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है मॉड्यूल से। तो फाइल को हम एज अ मॉड्यूल कंसीडर कर होते हैं, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना हो, एक एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट करवा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जो मॉड्यूल है उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो आपकी प्राइवेट होती हैं।
मतलब जिस तरीके से ग्लोबल की चीज़ों को हटा के जिस तरीके से है उसके अलावा आप फंक्शन डिफाइन करें, वेरिएबल डिफाइन करें, क्लास डिफाइन करें, तो आपके प्राइवेट स्कोप में आता है। मतलब हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई प्राइवेट इस तरीके कोई चीज़ स्कोप नहीं होता, मगर उसको ऐसा आप कह सकते हो कि उसको कोई बाहर ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसको एक्सपोर्ट ना करो, फिर वो उसको कोई फाइल उसको जिसको चाहिए वो उसको इंपोर्ट ना करो। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये किस तरीके से यहाँ पे होगा वो हम देख लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम इसको। लेट सपोज हम एक काम करते हैं, मैंने कहा मेरे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 2 मैं एट्रीब्यूट दे देता हूँ और फिर उसको हम करवा लेते हैं। लेट सपोज मैंने कहा, अच्छा यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल के नाम से मॉड्यूल, अब ये कीवर्ड है। इसमें एक एग्जांपल है वीडियो के अंदर जिसने कहा है कि आपकी जो चीज़ आप फाइल के अंदर देते हो उसको बेसिकली रेप कर देता है। एक फंक्शन है और फंक्शन जो इमीडिएटली कॉल वाला फंक्शन IIEF पता नहीं कौन सा था, मैंने आपको पहले बताया था, जिसका सिंटैक्स यूँ होता है कि ये आपने फंक्शन लिखा, उसके फंक्शन के अंदर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है और यहाँ पे उसको इमीडिएटली आपने कॉल कर दिया। तो इस तरीके से वो वाला फंक्शन है जो कि एज अ रेपर यूज हो रहा होता है, और वो फंक्शन क्या कर रहा होता है, उन चीज़ों को रैप कर देता है। फिर उस मॉड्यूल के अगेंस्ट वो वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक्सेसिबल होंगे। तो एक दफ़ा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वो वाले चीज़ें क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से ये मॉड्यूल का कीवर्ड एक्सेसिबल है, या उसके अलावा रिक्वेस्ट का और चीज़ें। खैर, तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स। तो इससे हम क्या कर रहे होते हैं, वैसे वहाँ पर आपको देखा जाए तो हमने एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करा था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया था, जहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं। अब एक्सपोर्ट के अंदर आपको जो चीज़ एक्सपोर्ट करवानी है, मैं एक ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ चीज़ें रख देता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा कि ग्रीट मेथ जो है वो मैं फंक्शन रख देता हूँ ग्रीट, जो कि कहेगा कंसोल डॉट लॉग, वो कहेगा हेलो नोड। ठीक है भाई, एक ये कर दिया, और मैंने कहा कि लेट सपोज वर्जन। अब ये देखो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इसमें मैं फुल नेम भी दूं, शायद आप वर्जन को लेकर कंफ्यूज हो जाएं। मैंने कहा लेट सपोज अब्दुल हमाद। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करके फिर जो इस फाइल को इंपोर्ट करवाएगा वो इस चीज़ को यूज़ कर लेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं एक और फाइल बना देता हूँ और उसको हम कोई और नाम दे देते हैं another.js। और ये वाला कोड मैं उसके अंदर रख देता हूँ, क्योंकि ऐप के अंदर हम काम कर रहे होंगे जो कि हमारी मेन फाइल है, जब मैं कंसीडर करवाऊंगा। तो तभी मैंने इसको कर दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और उसके अंदर ये चीज़ें दे दी। अब हमें यहाँ पर मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मैंने जो एक्सपोर्ट करी, अब एक्सपोर्ट इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ उसने एक्सपोर्ट करी हुई है, और फिर उसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं ना, उसको हमें एक्सेस करना। तो किस तरीके से करेंगे, ये पूरा ऑब्जेक्ट उसको असाइन किया हुआ है, ये जरा देखिए आप, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, app.js के अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। तो अब थोड़ा सा उससे अलग है, उसको आप देखें कैसे कि रिक्वायर हमारे पास एक फंक्शन, सॉरी क्या है, रिक्वायर, और ठीक है, और रिक्वायर के अंदर हम दे देते हैं उसका नाम। अब यहाँ पर देखो बात यह है कि हमारे पास नोड जेएस के अंदर मॉड्यूल 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं यूजर डिफाइंड, और कुछ होते हैं पहले से बने हुए प्री डिफाइंड, ठीक है, जो कि नोड जेएस प्रोवाइड करती हुई होती है। तो उसके अंदर लेट सपोज अगर फाइल सिस्टम्स को आपने मैनेज करना हो, फाइलिंग को, तो उससे रिलेटेड FS आता है। अगर आपको HTTP रिक्वेस्ट को करना है तो HTTP आता है। URL को देखना है तो URL का मॉड्यूल आप मतलब इंक्लूड करवा लो। इस तरीके से बहुत सारे जो है, कोई पार्सर है, तो कोई किसी और
मतलब आप थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे हैं या इसके Node.js को अपने को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है वो कोई पैकेज इंस्टॉल कर दिया, उसके अंदर आपका कोई पड़ा हुआ है। जैसे अगर आपको फ्रेमवर्क यूज़ करना है Node.js का, तो उसके अंदर आता है एक्सप्रेस का अलग से क्या नाम है मॉड्यूल आता है, जिसको आप रुका इंक्लूड करवाते हो। तो बात यह है कि जब भी कभी इसके खुद के या जो आपने पैकेजेस इंस्टॉल करे हैं वो वाले मॉड्यूल यूज़ करने, तो उसमें आप डायरेक्टली उसका नाम दे रहे हो। तो अगर आपको एक्सप्रेस यूज़ करना है आप एक्सप्रेस दोगे, अगर आपको जो है वो URL का जो है वो यूज़ करना है मॉड्यूल, वो आप दे दोगे। आपको फाइल सिस्टम का करना है आप FS दे दोगे, HTTP करना है आप HTTP दे दोगे। मगर अगर आप अपना कस्टम बनाया मॉड्यूल दोगे तो फिर आपको यहाँ से रिलेटिव पाथ देना होगा। मतलब आप बता दोगे कि लेट सपोज आपने बताया हमारे पास होता है एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव, तो हमारे पास ये करंट डायरेक्टरी को डॉट और स्लैश करता है, ये तब हम देंगे जब हम अपना मॉड्यूल बना रहे होंगे। तो मैंने अपना मॉड्यूल बनाया, उसको अनदर कर दिया, इसमें .js देने की जरूरत नहीं है, ये खुद उसको एज ए .js कंसिडर कर लेता है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। तो हम ऐसा काम करते हैं, मैंने कहा कांस्टेंट और फिर मैंने इसको कहा ओबीजे, कोई ऑब्जेक्ट है मेरा और वो रिक्वायर्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है भाई, सही है। अब हम क्या करते हैं, ओबीजे के अंदर क्या क्या होगा ये जरा सोचें कि ग्रीट होगा और फुल नेम होगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट मिला है और ऑब्जेक्ट उसको असाइन एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया और मैं यहाँ के ओबीजे डाके करके ग्रीट कर दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे आके नोड और सॉरी app.js ये करूंगा, तो देखो हेलो नोड आ गया। हेलो नोड कहाँ से आया, इस फाइल के अंदर तो है नहीं, अनदर फाइल के अंदर है, मगर अनदर फाइल से उसने उसको कर दिया। मैंने कहा चलो यूं करते हैं, मैंने इसको हेलो रहने दिया, तो मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर हमने एक काम करते हैं ग्रीट, और ग्रीट जो फंक्शन है वो हमसे लेट सपोज कोई स्ट्रिंग ले और उसको प्रिंट करवा दे। मिसाल के तौर पर इसको तो इसको हम कर देते हैं +str। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रीट, और ग्रीट के अंदर मैं करता हूँ लेट सपोज ये। तो ये क्या करेगा, क्या नाम है, इसको हमने पास कर दिया ये वाला, ये तो बाय डिफॉल्ट हम नाम दे रहे थे ना, ये तो इसके अंदर वैल्यू हमने पहले से दी हुई है, हम इसको स्ट्रिंग पास करवा के वो कर रहे हैं। तो मैं इसको ये करता हूँ कि मैंने कहा कि ये क्या कर दे हेलो वर्ल्ड, अब प्रिंट कर। अब देखो बार बार मैं यहाँ पे आके नो डॉट app.js लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चला रहे हैं। तो बात ये है कि यहाँ पर आप देखें कि ये हमने इसको कर दिया, यहाँ पर हमने लिखा और ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा हमने उसके अंदर इंक्लूड करवा दिया और रुकैड के थ्रू, मतलब रुकैड के थ्रू कर दिया, और वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट को यूज करते हुए कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और तरीका है, कहते हैं कि आप जो है यूं भी कर सकते हो कि एक्सपोर्ट के अंदर आप मॉड्यूल ना लिखो, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करवा दो, तो वो भी आपकी इस तरीके से हो जाता है। एक मिनट, इसको अगर हम चलाएं, सॉरी, अच्छा एक्सपोर्ट के साथ ये डायरेक्टली इस तरीके से मतलब अगर हम कहें कि मैंने कहा ओबीजे लेट सपोज, तो इसको एक ऑब्जेक्ट ओबीजे मिला और उसको मतलब प्रॉपर्टी, और फिर वहाँ पे आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर लें। अब मैं इसको चलाऊँ ओबीजे करके, और फिर ये ओबीजे ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, डायरेक्टली अगर हमें उसको देना है ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से ये इसको नहीं ले रहा। ठीक है, अच्छा ये जो मतलब डायरेक्टली अगर आपको एक्सपोर्ट यूज करना हो, तो एक्सपोर्ट से फिर ये है कि ये चीज़ इस तरीके से हो जाएगी कि मैं इसको अगर चेंज करूं एक्सपोर्ट डॉट ग्रीट, और फिर इसको मैं ये फंक्शन दे दूं, तो ये फंक्शन वहां पे आ जाएगा। और दूसरा हम करते हैं एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डॉट फुल नेम
इज इक्वल टू जो भी उसका नेम है तो वो आप दे दो तो वो आ जाएगा इस तरीके से। और इसको हम फिलहाल एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक शॉर्ट वे कहलाता है कि आप शॉर्ट एंड तरीके से, आपको मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं है। अब वैसे आप लिखें और फिर मगर उसको एज ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम पास नहीं कर पा रहे, उसको हमने अलग अलग इस तरीके से दे दिया, तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट के साथ हमने लिख दिया फुल नेम ये, तो ये एक्सेसिबल होगा वहाँ पे। इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको, तो देखो ये हेलो वर्ड चल गया। अब हेलो वर्ड के अंदर ये बेसिकली ये ग्रीड एक्सपोर्ट किया हमने, तो वो वहाँ पर हमारे पास एक ओबीजे के अंदर वो दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब पहले हमने ये चीज़ लिखी थी, अब हमने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की वर्ड देखो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो बात है कि हमने मॉड्यूल मॉड्यूल जो है उसके साथ लिख रहे हैं, वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक मुझे बताएं अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो। सर क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, जी सर क्लियर है। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आप जिस तरीके से यहाँ पे देखें मैंने ये चीज़ करी है, फंक्शन को हमने इस तरीके से करा है। अगर लेट सपोज हम एक काम करते हैं इसको, मतलब ऐसे डायरेक्टली आप दे सकते हो। अच्छा, एक और काम, लेट सपोज हमारे पास इस तरीके से हम कर देते हैं, मैंने कहा एक्सपोर्ट डॉट ग्रीट। तो अब मैं वहाँ पे उसको एक्सेस करूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा? कोई बताएगा मुझे? यस सर। ये एक्सेसिबल हो जाएगा वहीं पे, जैसे जैसे यहाँ पर एक्सेस हो रहा है ये वाली चीज़, तो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ आ जाएगी? सर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखेंगे सर। मॉड्यूल डॉट, नहीं नहीं, ये चीज़ हमने लिखी हुई है ना, एक्सपोर्ट डॉट ग्रीट और इस तरीके से एक्सपोर्ट डॉट फुल नेम, तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा था ये ओबीजे के अंदर। तो ओबीजे मैंने नाम रखा है जो भी रखूँ, तो अगर अभी ये सिंपल ये दिया है तो ये हमारा वहाँ पे एक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे इसी कोड के थ्रू। बट सर आपका लास्ट वेरिएबल एक्सेस हो रहा था सर इससे। पहले हमने ये दो चीज़ें दी थी, अब मैंने ये हटा दी, मैंने ये नहीं रखी, जस्ट ये वाले फंक्शन में उसको पास कर रहा हूँ, तो क्या वो ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा होगा? इसको ही देखे ना यहाँ पर नहीं, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर तो नहीं बिल्कुल होगा, बिल्कुल फाइल के अंदर होगा। नहीं, नहीं, देखो ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ आ गई, ये चीज़ आप देखें। जी जी सर, इसमें होगा। हाँ देखो ना, मैंने ये चीज़ पहले दोनों चीज़ें हमारी अनकमेंटेड थी, अब जो है मैंने एक चीज़ कमेंट कर दी, मगर वो फिर भी हमारे पास देखो एक्सपोर्ट्स, ये इसका अल्टरनेटिव मैंने बताया कि ये चीज़ ऐसा है भी आप कर सकते हो, और फिर वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। एक और चीज़ आती है, अगर इस चीज़ को देखो, अभी तो आ रहा है, अगर इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँ, एक मिनट, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके एक हमारे पास है, मैंने कहा इसको इस तरीके से नहीं, मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से रखा। अब क्या ये आपके पास एक्सेसिबल होगा वहां पे अगर मैं चलाऊं तो? इन दोनों में डिफरेंस देखें, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट के साथ हमने ग्रीट लिखा है, यहाँ पे हमने कोई नाम नहीं दिया, एक बस फंक्शन वैसे पास कर दिया है। तो इस तरीके की चीज अगर आप करते हो तो फिर आपको उसको जाहिर है वहां पर आपको उस तरीके से अब कैसे एक्सेस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम इसको काम करते हैं, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया, अब ये obj डॉट ग्रीट नहीं चलेगा। अब इसको देखें, मैंने इसको चलाया, देखो ये एरर दे दिया कि नहीं obj चलेगा ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, कोई वजह बताएगा मुझे? डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है ना सर यहाँ पर। देखो यहाँ पर हम कर रहे थे क्योंकि एक्सपोर्ट ये डॉट ग्रीट, हाँ एक्सपोर्ट डॉट ग्रीट तो उसका नाम था, और नाम से वो मतलब ओबीजे के अंदर आ रहा था, ओबीजे के अंदर मैंने ग्रीट को कॉल कर लिया, बिल्कुल सही चल रहा था, इसमें भी वो चीज हो रही थी। ये दोनों मैंने इस तरीके से लिखे फिर भी हो रहे थे, मगर इसकी बात करें तो इसके अंदर कोई हमने प्रॉपर्टी नहीं बताई। तो अब ये डायरेक्ट हमने फंक्शन दिया, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया, इसमें फंक्शन की नाम भी हमने बताया कि ये वाली फंक्शन जो है इसमें रख दो, मतलब इससे एसोसिएटेड है ना, तो इसका नाम ये हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो उसको कोई भी नाम नहीं दिया हुआ, ये तो वैसे ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, मतलब जो भी कीवर्ड है ये हम एक्सपोर्ट करवाने के लिए यूज करते हैं, तो फिर क्या किया जाए?
तो ये पता है क्या होगा, ये डायरेक्ट ओबीजे के अंदर फंक्शन स्टोर्ड है, तो इसको ग्रीट ना लिखें, अब ये डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे। obj डॉट वर्ल्ड, obj नहीं, सिर्फ वर्ल्ड। हाँ तो ये आपका जो है वो इज अ फंक्शन कंसीडर होगा। देखो यस सर। ठीक है, तो इन दोनों में इस तरीके से लिखने में और इस तरीके से लिखने में ये ध्यान में रखिएगा कि गलती नहीं करिएगा। और आपने फंक्शन ऐसे पास किया, ये हमने नाम दे दिया। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, एक तो मॉड्यूल। सर हमें इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अगर हमें एक्सपोर्ट करनी हो तो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट लिख दें, ठीक है। हाँ अगर हमें मल्टीपल चीजें अगर एक्सपोर्ट करनी हो देन फिर हम उनको अलग अलग डिफाइन करें ताकि हम इजी उनको अलग से एक्सेसिबल कर सकें, हाँ, हो पाए वो। देखो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें नहीं, ये नहीं है कि आप किस तरीके से इसको फॉलो करें। देखो पॉसिबल वेज हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर एक और है कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको दे दिया, और लेट सपोज केडी मिसाल के तौर पर। अब ये क्या करेगा, अब अपडेट.js के अंदर ये ओबीजे के अंदर आया, ओबीजे क्या होगा, ओबीजे के अंदर अब obj वैल्यू सर केडी है, केडी है कंट्रोल, सर वो है ना। तो वो मैंने कहा केडी है सर वो। ओबीजे तो वो आना चाहिए, तो यहाँ पर हम करते हैं, ये तो केडी आ गया। ठीक है, तो अब ये आपने खुद देखना है। अब बात ये है कि लेट सपोज इस चीज को, ये वाला जो कोड है इसको हम थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करते हैं कि मैं उसको सर जी 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 कुछ बोले। थे बस हाँ आप सर कह रहे थे ना कि मैं MySQL का कनेक्शन करवा के ऑपरेशन करवाऊंगा विद Node.js। जी 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 वही वही उसी तरफ आ रहे हैं, बस ये तो सर आप चीज बस ये करवा देते। उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अब यहाँ पे वो मैं चीज शुरू में स्टार्ट कर लेता अगर आप लोगों ने कहा होता कि सर हम वीडियो देख के आए। अब यहाँ पर आप देखें कि एक काम करते हैं, इसको मजीद में जो है एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। वो ऑब्जेक्ट के अंदर के अंदर ये वाली चीजें रख देते हैं हम, लेट सपोज। और मैं यहाँ पे करता हूँ एन अदर ओबीजे, लेट सपोज एन अदर ओबीजे के अंदर भी कुछ और पड़ा हुआ है, लेट सपोज मैंने कहा एज, और यहाँ पे हमने कॉमा दे दी। ठीक है भाई, अब ये चीज जो है किस तरीके से एक्सेसिबल होगी, कोई मुझे बताएगा। सर अगर आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जी सर सर ओबीजे डॉट ओबीजे इस तरीके से, मतलब जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका फिर ये वाला साइड वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा, उसके बाद उसका फंक्शन डॉट। अच्छा इसको हम लेट सपोज फिलहाल के लिए पर्सन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं एन अदर पर्सन, एन अदर पर्सन मिसाल के तौर पर। अब मैं यहाँ पर ये वाली चीज जो मैंने करी है, अब इस ओबीजे के अंदर क्या होगा, पूरा पर्सन वो इन दोनों ऑब्जेक्ट। दोनों का, मतलब जो भी मॉड्यूल में है, पर्सन इन अनदर हाँ पर्सन। मतलब ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा। उसके अंदर आपका पर्सन प्रॉपर्टी पड़ी होगी, पर्सन को एक्सेस कर सकते हो, एन अदर पर्सन को कर सकते हो ना। ठीक है, यहाँ पर मैं ओबीजे करके डॉट पर्सन ऐसे, जी सर यस सर। ठीक है। और और यहाँ पर उसके कॉल बाद करते उसका हो। अगर हम कोई फंक्शन एक्सेस अब ये करना चाहें। अनडिफाइन इसलिए दे रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया। पर्सन के अंदर फुल नेम को हम कंसोल करवाएं, पर्सन डॉट फुल नेम। डॉट फुल नेम। ठीक है, तो ये एक मिनट, ये क्या कर रहा है, फुल नेम क्या हमने गलत लिखा है, पर्सन के अंदर फुल नेम एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल पर्सन, और पर्सन के अंदर हमारे पास है फुल नेम। मिनट, ओबीजे का पर्सन, इसके अंदर फुल नेम कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ फुल नेम ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों, पर्सन अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। ग्रीड को कॉल करके देख लें। नहीं पर्सन ही आपका वो आ रहा है ना, ये तो कॉल ही नहीं होगा। सर कॉमा का इशू तो नहीं आ गया वहां पे। नहीं, अगर आता तो ये एरर देता, ऐसा कुछ भी इसने नहीं किया है। हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टी दी हुई हैं, और उस दो प्रॉपर्टीज को हमने हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमने एक और ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस किया ओबीजे करके, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी पर्सन, फिर पर्सन के बाद हमने उसके ग्रीड को कॉल किया। तो ये हमारे पास इस तरीके से नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि सर ये जो अभी एरर आया था मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जो हम कर रहे थे, तो उसमें भी वो अनडिफाइंड दे रहा था ना। अगर हम ऊपर वाली लाइन को थोड़ा एडिट करें, मतलब एक्सपोर्ट्स डॉट ओबीजे उसी में ही आ जाए, तो मे बी अनडिफाइंड नाउ। नहीं, अब देखो यहाँ तक तो हम जो भी करते आ रहे हैं, अब ओबीजे के अंदर नहीं आ रहा। अब हम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पूरा उसको मिल रहा है। अगर इसको डी स्ट्रक्चर करके देखें, हम ऐसा करते हैं कि मैं इसको डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर। आई डोंट नो क्यों एक्सेस नहीं हो रहा। इसको एक काम करते हैं हम, मैंने कहा पर्सन, और दूसरा हमारे पास है लेट्स सपोज पर्सन 2। ठीक है, सर और ये हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है या एक्सपोर्ट्स डॉट मॉड्यूल है? वहाँ पे ये सॉरी सॉरी, ये एक तो ये भी गलती कर रहे हैं, सॉरी। मॉड्यूल बिल्कुल सही बताया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हालांकि अगर वो ऐसे ही एक्सेसिबल नहीं हो रहा था तो यहाँ पे वैसे ही डी स्ट्रक्चर करते हुए भी नहीं होगा। तो हम करते हैं ओबीजे, और यहाँ पे ओबीजे का पर्सन का डॉट ग्रीड ना। ठीक है, यस सर। यहाँ पे हम इसको करेंगे, ये हेलो अनडिफाइन हो गया। हेलो अनडिफाइन क्यों? कि हमने स्ट्रिंग नहीं पास किया, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे इसको। लेट्स सपोज हमने कहा कैडी, तो ये अब इसको हम चलाते हैं तो ये उसको प्रिंट करें। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है हम यूँ भी कर सकते हैं। अब ये वाली चीज़ ना करें, इसको डायरेक्ट आप डी स्ट्रक्चर कर दो, पर्सन और अनदर पर्सन। पर्सन के अंदर पर्सन चला जाएगा, उसके अंदर दूसरा पर्सन चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाली कहानी मुझे नहीं लिखनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट पर्सन करूँ और फिर ये मैं उस वाली चीज़, वो वाली चीज़ें दे देगा। एक मिनट, ये क्या कर रहा है? सर वो सेम नेम लिखना होता है ना, पर्सन ही लिखना होगा आई थिंक हाँ सॉरी यहाँ पे, पर्सन, और यहाँ पर हमारे पास क्या नाम है? अनदर पर्सन। पर्सन। ठीक है, सही है भाई। तो हमने ये ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर कर लिया। और अच्छा, वो वाली चीज़ हमें एरे डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर कर रहे होते हैं कि उसके अंदर फिर उस इंडेक्स के हिसाब से जो नाम है इसके अंदर हमें वो देना होता है, क्योंकि हमें उससे फिर वो एक्सेस करना होगा, क्योंकि हम उसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ गए, मैंने ये नोट जैस लिखा, ये अभी पर्सन सर, पर्सन वो पर्सन लिखना पड़ेगा ग्रीड के साथ। अच्छा सॉरी, पर्सन डॉट ग्रीड। ठीक है, ये हमारे पास है लोकेट दिया गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं। कोई आप ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से रैप करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर उसको इंपोर्ट करना चाहे वो भी कर सकता है, फिर उसको डिस्ट्रक्चर कर ले, वॉट जैसे भी, या डायरेक्ट देना चाहे। अब आपकी फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर इस तरीके से मॉड्यूल एक्सपोर्ट करते हुए आप कर दें। अब ये पूरी पूरी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे होते हो। तो जहाँ मॉड्यूल कीवर्ड यूज करना नहीं चाहते तो बाद एक्सपोर्ट इस तरीके कर रहे होते हैं, तो ये आपके अलग अलग दिख रहे हैं, मगर इसमें रिपीटेशन हो रही है। अगर आप देखो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अलग कर रहे हैं, मगर ये चीज़ जो हमने लिखी ये बिल्कुल इन दोनों के बराबर है। ओबीजे के अंदर आ रहा था, और मगर ये चीज़ हमारे पास हम डायरेक्ट फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फंक्शन को हम वहाँ पे या डायरेक्ट कीवर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, मीन्स जहाँ पे हमने यहाँ पे ये ओबीजे किया था तो उसके अंदर वो डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी या डायरेक्ट फंक्शन आ रहा था, तो उसको उस तरीके से कॉल कर रहे थे। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, या वैसे आप उसको कॉल करो, ये आपकी आपकी मर्जी है। सर तो उसको कितनी जिंदगी आसान हो जाती है डी स्ट्रक्चरिंग करके, ये वाली चीज़ें। जी जी सर जी। ये एंड में अगर हम लिखें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, सही है, और उसको एक ऑब्जेक्ट दे दें, उस ऑब्जेक्ट में सारे ये जो चीज़ें हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो ऐसे ऑब्जेक्ट में दे दें, तो ऐसे नहीं होगा? कैसे कैसे, सॉरी, एक दोबारा दोबारा बताओ। सर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, सही है, ठीक है, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसमें ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर देंगे, हाँ ये कर इनके सकते नाम। हो। ये आप ऐसे कर दो, लेट्स सपोज आपने कहा माई ओबीजे इज इक्वल टू ऐसे,
ठीक है, सॉरी माई ओबीजे, और सही उसके है। अंदर हमारे पास क्या नाम है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसको ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रख दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास पर्सन है, अच्छा सॉरी ये गलती कर दी ना, इसको एक मिनट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे आके दे देंगे वाला, हाँ, यहाँ, इसका नाम दे दें यहाँ पे। हाँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल ये इस सही है। तरीके से मल्टीपल चीजें हो जाएंगी ना सर? हाँ हाँ, इसके अंदर फंक्शन देना चाहें, कॉम्बिनेशन देना चाहें, मगर ये फिर लेवल का ख्याल करिएगा कि ऐसे ना हो कि वो नेस्टेड होता जाए, तो उसको आप उसको मजीद उस तरीके से वो करें, फिर उसके अंदर और भी कर दे तो लेवल नहीं बढ़ाइएगा, या तो जो बढ़ाए तो फिर उसको आप उस तरीके से कॉल कर लीजिए। तो आपके ये एक फंक्शन, एक हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट को हमने वहाँ पे असाइन किया। जब देखें ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई है, ये अगेन इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा इस वाली जगह पे। तो एक मिनट इसको देखते हैं हम मैंने शायद एक लेवल बढ़ा दिया इसकी, तो एक्सेसिबल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इसको मैं डायरेक्ट माई ओबीजे करूँ। अब देखते हैं, हाँ पर अब हमारा चल गया, ठीक है। मैंने ये जो ब्रैकेट बढ़ाई थी उसमें उसकी लेवल बढ़ गई, सही है। ये ऐसे कर सकते हैं, ये मर्जी है आपकी, जितनी नेस्टल लेकर जाए। समझ आ रही है बात? सही है। या सही कुछ है सर। जहाँ पे कोई कोड एक्सपोर्ट नहीं करना हो वो ना भी करें, तो उसको आप देखिए फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है ना, तो मगर वो अब उसमें एक एग्जांपल वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बड़ी अच्छी उसने रैपर फंक्शन की जो है वो बताई है एग्जांपल, जिसमें बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि ये कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर आप ये जो फाइलें लिख रहे हो ना, another डॉट जेएस या इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, तो कहते हैं कि बहुत सारे अगर आप डिफरेंट आपके पास ऐसे लेट सपोज फाइल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, फिर वो अलग अलग फाइल के नाम से नहीं रख रहे होते। लेट सपोज अगर आपको कोई पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स हैं, हमारे पास लेट सपोज क्या नाम है, कस्टमर हो गए, ऑर्डर्स हो गए, इसके अलावा लेट सपोज ऑर्डर की डिटेल्स हो गई, मतलब कस्टमर हो गया, ऑर्डर हो गया, यूज़र हो गया, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आपने जो है वो उससे रिलेटेड फाइल्स बनाई हुई है, जेएस फाइल बना के आपने रखी हुई है और किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो होता क्या है कि हमें वो सारी तीनों चारों फाइल्स चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक फोल्डर बना लेते हैं। लेट सपोज मैंने कहा मुझे कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स अलग अलग फाइल के अंदर पड़े होंगे, तो फिर उसको ये क्या करते हैं इस तरीके से, लेट सपोज सॉरी ये हमारे पास फोल्डर है, मैंने कहा कस्टमर्स लेट सपोज, और कस्टमर फोल्डर के अंदर हमारे पास लेट सपोज दो जेएस फाइल पड़ी हुई, लेट सपोज मैंने कहा कस्टमर वन डॉट जेएस, और एक हमारे पास है लेट सपोज कस्टमर टू डॉट जेएस, मिसाल के तौर पर फाइल तो कोई भी हो सकती है। अब इस तरीके से क्या करते हैं, कहते हैं कि अब इसमें से अगर आपको करना हो तो देखो नोट जेएस के अंदर वैसे नॉर्मली भी इंडेक्स जो है वो डिफॉल्ट फाइल होती है इंडेक्स डॉट जेएस, तो आप कहीं पे भी इस तरीके से लिखते हैं ना इंपोर्ट करवाते हुए, जैसे यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले किया था, another डॉट मतलब another फाइल को हमने डायरेक्ट किया। अगर हमें लेट सपोज कस्टमर को करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा लेट सपोज कस्टमर्स, सॉरी ये क्या हो गया, कस्टमर्स, फिर उसके अंदर मैं लिखूंगा कस्टमर वन, कस्टमर सॉरी CUST वन, इस तरीके से। अगर मुझे दूसरी भी फाइल करनी है, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, इसको मैं एक मिनट ये ऐसा करता हूँ, इसको वापस हम कर देते हैं उसी ओरिजिनल हालत में। मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ कस्ट वन लेट सपोज, और यहाँ मैंने इसको कर दिया। इस तरीके से मुझे दूसरी फाइल चाहिए, एक मिनट, तो मैं इसको दूसरी वाली को यहाँ पे कर दूंगा कस्टमर टू। ये कहते हैं ऐसा ना करो, मतलब इससे बेहतर ये है
कि आपने कस्टमर 2 को एक्सपोर्ट किया होगा, एक इंडेक्स फाइल इसके अंदर बना लो और उसके अंदर आप ऐसा करो, लेट्स सपोज आपने कहा index.js, ठीक है, और उस index.js के अंदर ये वाले काम कर लो जो आपने यहाँ पे करे हैं। लेट्स सपोज ये वाली चीजें आप index.js के अंदर कर लो और उसके अंदर आप कॉल कर लो। अब ये तो नहीं होगा, इसको डायरेक्ट हम यूँ करेंगे, डायरेक्ट ये एक्सेसिबल, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो जाएंगे। तो अब इंपोर्ट हमारे पास हो गए और फिर अब इसको अब आप क्या करें, एक्सपोर्ट करवा दें। इसको आप इंपोर्ट करवाते हुए एक्सपोर्ट करवा दो। एक्सपोर्ट हमने कहा है, लेट्स सपोज हमें एक्सपोर्ट करना है कस्टमर 1, ऐसा ही एक्सपोर्ट कस्टमर 2, ठीक है। अब देखो ये वाली बार बार कहानी, जहाँ पे भी मुझे 2 3 फाइल्स चाहिए, लेट्स कस्टमर 2, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं एनदर में जाऊंगा, सॉरी एफ.जेएस में मुझे यहाँ पे लोड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कस्टमर की जितने भी फाइल्स है ना वो इसके साथ आ जाए। तो ऐसे मैं रिक्वायर लिखूंगा, ये वाला रिक्वायर, और उसके अंदर मैं सॉरी मैंने दे दिया कस्टमर्स। ये बस मेरी बात खत्म है, मुझे आगे कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या करेगा, डायरेक्टली इंडेक्स को कॉल करेगा, और जैसे इंडेक्स को कॉल कर लेगा तो फिर क्या होगा, मतलब इसमें ये दें या ना दें फर्क नहीं पड़ता, ये कस्टमर साहब ने दे दिया तो ये जो है देखेगा कि भाई ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है, और इंडेक्स कर क्या रहा है, उन फाइल को लोड करवा के हुए उनको फिर एक्सपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। मतलब अब वो जो भी फाइल उसको इंडेक्स को यूज करेगी वो इन चीज़ों को इंपोर्ट करवा रहे होंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप जो है वो मल्टीपल फाइल्स को एक फाइल के अंदर रख दे दें और उसके अंदर आप इस तरीके से इंपोर्ट करवाएंगे। मगर अब यहाँ पे आप जो है वो इंडेक्स इसके अंदर आएंगे app.js के अंदर, तो आपके पास चाहे तो डिस्ट्रक्चर कर लें, तीनों चीज़ों को एक साथ अलग अलग ले लें। मैंने कहा कस्टमर 1 कस्टमर 2, इस तरीके से आपके पास वो आ जाएंगे। हालांकि वो पड़े हुए हैं इंडेक्स फाइल के अंदर, तो हमें फाइल्स के नाम देने की भी जरूरत नहीं है, और उनको हमने कंबाइनली एक साथ रख दिया। खैर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? यस सर। सर यस सर। जी जी सर इंडेक्स फाइल बनाने की क्या जरूरत है? उधर ही कस्टमर 1 और कस्टमर 2 से अगर एक्सपोर्ट करवा देंगे दोनों फाइलों को, सर फिर जहाँ चाहें हम इंपोर्ट करवा लें। देखो जहाँ चाहे, एक तो बात यह है कि आपके मल्टीपल जो कंबाइंड एक पर्टिकुलर फीचर से रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं। देखो ये जब एप्लीकेशन बढ़ेगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आप अलग अलग रख रहे होंगे। कहीं भी अगर आपको उसके सारे ही चीज़ें लेट्स सपोज चाहिए, मॉडल्स बनाए हुए और एक साथ आपके चाहिए, तो फिर आप उनको एक फाइल के अंदर रख के अपने पास यूज़ कर सकते हो। वरना बार बार जगहों पे आपको क्या करना होगा कि हर दफ़ा आपको उसका रिलेटिव पाथ देना होगा, और रिलेटिव पाथ में उसको बताना होगा ये पर्टिकुलर फाइल, और फिर वो आपने चीज़ एक दफ़ा कर ली उसके अंदर। अब ये तो दो हैं, जहाँ पे 10 होते 50 फाइल्स होती, तो हर जहाँ पे उसको यूज़ करना होता आप उनको बार बार करते फिरेंगे। तो बेहतर ये है कि आप उसको इस तरीके से उस फीचर्स या जो भी आपका है उसको अलग फोल्डर में रख दिया। उन सारी फाइल्स को आपने एक दफ़ा उसको अंदर इंपोर्ट करवा लिया, क्योंकि बहुत सारी उसको यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे दो देखें, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि उसका कोई पर्टिकुलर फाइल जिसने यूज़ करनी है वो डायरेक्ट वो भी कर सकता है। अगर नहीं करना चाह रहे ओवरऑल उसकी बाकी चीज़ों को भी यूज़ करना चाह रहे, तो बेहतर ये है कि वो उसकी इंडेक्स फाइल को यूज़ कर ले। तो इस तरीके से इंडेक्स फाइल के अंदर रख रहे होते हैं, पाथ भी बच जाएगा, उसके अलावा बार बार फाइल को मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तभी हम जो है उसको इस तरीके से अपने अलग। सर जी जी सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, ये 1 मिनट का आप रिपीट कर देंगे प्लीज, इंडेक्स फाइल से थोड़ा सा जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। उधर मैंने डिलीट ही कर दिया। अच्छा यहाँ पर देखें, अच्छा बस सही है। एक मिनट अगर आ जाए, undo, undo, undo।
सर ये जो साइड वाला बटन है ना, यहाँ पे वो फाइलें पड़ी होंगी, आप रिकवर कर सकते हैं। कौन सा वाला साइड वाला बटन? ये सर सर्च के नीचे, ये साइड में सर, साइड बार में। हाँ यहाँ पे कहाँ पे? हाँ ये सर्च के नीचे वाला एग्जैक्ट। हाँ नहीं ये तो गिट मेरे पास नहीं करी ना, ये इसमें तो उसकी रिपोजिटरी नहीं करी ना। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने ये कहा कि मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई, फोल्डर बनाया था कस्टमर्स का, जिसके अंदर दो फाइल रखी। अब वो दो फाइल मुझे जगह जगह लेट सपोज यूज करनी हो, तो वो दोनों फाइल एक्सपोर्ट कर रही थी। और हमने कहा कि वो हर जगह उसको इंपोर्ट करते फिरें, बेहतर है कि एक इंडेक्स फाइल बना दो उस फोल्डर के अंदर, जो कि उन दोनों कस्टमर 1 कस्टमर 2 को इंपोर्ट कर ले और फिर उनको कंबाइन करके एक्सपोर्ट कर दे। तो फिर क्या होगा कि आप जिसको भी यहाँ पे लेट सपोज करना होगा, तो वो इस तरीके से उसमें से जो भी उसको इंपोर्ट करवाना हो, तो जस्ट वो लिखेगा मुझे कस्टमर 1 चाहिए, मैं कस्टमर 1 कर दूं। और फिर मैं ऐसे लिखूंगा रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मुझे पाथ में सिर्फ क्या देना होगा, कस्टमर्स। अब वो कस्टमर्स फाइल के अंदर इंडेक्स जो फाइल है, मैं इंडेक्स नहीं लिखता है बाय डिफॉल्ट, वो कंसीडर हो जाएगी। तो इंडेक्स के अंदर वो तीनों या 10 फाइल जितने भी होंगे वो उसके अंदर इंपोर्ट होके फिर एक्सपोर्ट हो रही है एक साथ। तो मैं जो चीज़ उसमें से इंपोर्ट करना चाहूँ किसी फाइल के अंदर तो मैं कर सकता हूँ, बजाय मैं इस तरीके से लिखूँ कि कस्टमर्स के अंदर जो कस्टमर 1 है वो वाला उठा के लाओ। ठीक है ना? अगर दो चाहिए, दूसरा आपको कस्टमर चाहिए, तो मतलब मिसाल दे रहा हूँ, उसकी फाइल चाहिए, फिर आप इस तरीके से करोगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ से बचने के लिए मतलब हम कह रहे हैं कि एक ही साथ हमने ये सिंटैक्स लिख दिया। अब ये तो मल्टीपल दफ़ा है ना, हमने कहा इंडेक्स फाइल जो हमने बनाई उसके अंदर ये दोनों हमने इस तरीके से इंपोर्ट करवा लिए, और इंपोर्ट करवा के फिर एक्सपोर्ट करवा लिए। तो अब क्या करेंगे, ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाएं, आपके कस्टमर के अंदर इंडेक्स फाइल पड़ी होगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगी, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट ये लिखूंगा और यहाँ पे आके इसको कस्टमर जितनी फाइल चाहिए, लेट्स वो कस्टमर 2, तो मुझे वो वाली फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी, वो वाले मॉड्यूल्स। समझ आई बात? जी सर आ गई, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ा सा उसकी तरफ कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो एसटीटी। अब देखो हमारे पास बहुत सारी जो है मॉड्यूल्स हैं पहले से। आप पाथ का मॉड्यूल है, लेट सपोज हम एक पाथ का मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बने बनाए हमारे पहले से मॉड्यूल पड़े हुए हैं, जैसा आप उसको यूज़ करें, और कुछ आपको शायद इंस्टॉल भी करना पड़े। अब ये हमारे पास पाथ का मॉड्यूल है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने कहा लेट सपोज मुझे मल्टीपल हैं उनको जो है ज्वाइन करना है, एक स्ट्रिंग है जिनको मुझे ज्वाइन करना है, तो वो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा कि कंसोल डॉट लॉग और पाथ डॉट ज्वाइन, ये उसके साथ मेथड आता है। मैंने कहा एम्प्लॉइज और फिर कॉमा गेट, सॉरी गेट एम्प्लॉइज, इस तरीके से। और फिर मैंने कहा 2 3 लेट सपोज। अब ये हमने बना दिया, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा इसको चला दी। अच्छा रिक्वायर सही करें। REQU, ये क्या कह रहा है, path must be type of string, path must be type of string। एक मिनट, ये शायद डबल कोट नहीं, इसकी तो मेरे ख्याल में, अच्छा इसके बारे में कह रहा होगा शायद, स्ट्रिंग होना चाहिए। सही है। अब देखो ये इसने क्या करा, इसने आपको एक यूआरएल बना के दे दिया, मतलब ज्वाइन करके। देखो ये उसके अब पाथ हमने यूज कर लिया जिसने हमें वो चीज़ दी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई फाइल है उसके एक्सटेंशन आपने चेक करनी हो, पाथ में उसकी फाइल के एक्सटेंशन क्या है, तो वो आपको दे देगा। तो लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन बताओ। अब ये तो हो गई, अच्छा इसको हम
कमेंट कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। मैंने कहा पाथ एक्सटेंशन नेम बताओ। अब मैंने कहा यहाँ पर लेट सपोज hello डॉट जेएस। तो अब ये क्या करेगा, हमें जेएस बता रहा है कि इसकी एक्सटेंशन ये है। मैंने कहा डॉट सी एस एस, तो ये हमें बताएगा सी एस एस इसका एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से आप देखो, ये एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को हम यूज़ कर रहे हैं। मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए पहले हमने उसको रिक्वायर करके, अब देखो इंपोर्ट कीवर्ड कोई नहीं यूज़ किया हमने इस तरीके से उसको करा। थोड़ा सा उससे अलग है, जो हम पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ा चुके हैं, जो जावास्क्रिप्ट जब पढ़े थे। यहाँ पर आप देखें, मैंने पाथ करके उसको इंपोर्ट करवा लिया, और फिर उसके बाद उसके फंक्शंस में मैंने कॉल किया। फंक्शन नॉर्मलाइज, ज्वाइन और बहुत सारे इसके आते हैं जो पाथ से रिलेटेड हैं, तो वो आपको ये मिल जाएंगे। अगर फिर हमारे पास है ऐसे प्रोसेस है, एचटीटीपी है, फाइल सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास इनके जो हैं जैसे अगर आप फाइल सिस्टम को यूज़ करना चाहें तो सर इसको जी जी सर ये पाथ मॉड्यूल कहाँ पे पड़ा हुआ है? कौन सा? सर ये जो पाथ मॉड्यूल है ये पड़ा कहाँ पे हुआ है? देखो हमारे पास एक तो पाथ जो है वो तो इसके साथ खुद आता है, नोड नोड के साथ इसकी सारी लाइब्रेरीज और बाकी चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ होती हैं जो हमें खुद करनी पड़ती हैं। मतलब जैसे अभी थोड़ी देर में वो हम करेंगे कि कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं जो कि पहले से नहीं पड़े हुए, जो हमें खुद करने पड़ेंगे। मगर जैसे पाथ हो गया, तो ये पाथ जो है वो नोड जेएस के साथ खुद आ रहा होता है। अब उसकी जो भी फाइल्स हैं उसकी लाइब्रेरीज के अंदर ये पैकेज आपका वहाँ पे पड़ा होगा। मगर अगर एप्लीकेशन के अंदर वो मज़ीद कुछ डिपेंडेंसीज हैं, कुछ और पैकेजेस करने हैं, तो फिर हम उसको यहाँ पर अलग से वो चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और फिर उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्या नाम है, डिपेंडेंसीज का एक फाइल बनती है, जिसको हम पैकेज डॉट जेएसऑन कहते हैं, कि कौन से वो पैकेजेस यूज़ कर रहा है आपकी एप्लीकेशन। तो उसके अंदर हम मज़ीद बताते जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ नोड मॉड्यूल का भी फोल्डर बनता है, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। ये जो पाथ है ये पहले से इसके साथ आता है, तो हमें उसको जस्ट इंपोर्ट करवाया हमने, कहीं इंस्टॉल नहीं करवाया। समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा हमें फाइल सिस्टम यूज़ करना है, तो मैंने कहा ये हमारे पास फाइल सिस्टम है, और फाइल सिस्टम को यूज़ करने के लिए अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है उसको आपने रीड करना है, तो आप ऐसे करेंगे, रीड फाइल आई थिंक। और उसके बाद उसके अंदर एक दो आर्गुमेंट आते हैं। पहला आर्गुमेंट जो होगा वो आपका जो है माई डेटा कोई फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल है। और उसके अलावा दूसरा हमारे पास है कॉल बैक फंक्शन, और ये हमने कॉल बैक फंक्शन दे दिया। अब इसके अंदर हमारे पास आता है लेट सपोज एरर, और डेटा हम दे देते हैं। अब अगर हमें डेटा को कंसोल पे प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग और डेटा लेट सपोज, तो ये रीड करेगा फाइल माई डेटा को, उसमें से डेटा को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक मिनट, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए तो स्ट्रिंग भी कर देंगे, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं फाइल बना दूँ एक माई डेटा डॉट टी एक्स टी, और उसके अंदर मैंने लिखा हेलो क्लास दिस इज ए नोड क्लास। मैंने इसको सेव कर दिया, एफ डॉट जेएस के अंदर मैं इसको चलाया, और मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ, तो इसने हेलो क्लास दिस इज ए नोड क्लास ये चीज़ें यहाँ पे चला दी। तो अब देखो एफ एस आप लिखोगे, एफ एस लेटर्स की जितने फंक्शन है देखो ये सारे उसने दिए हैं। तो अब ये अलग से मॉड्यूल हमने ये इंस्टॉल नहीं किया, पहले से आ रहा है नोड जेएस के साथ, हमने उसको इंपोर्ट करवा लिया। नोड जेएस क्योंकि मेरे पास पहले से वो करी हुई है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? सही है सर। ठीक है, मुझे सब एक क्लियर। एक मिनट दें मुझे। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सॉरी क्या नाम है, यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली चीज़ में फ़िलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ। हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और
ये हमारे पास 2 फाइल पड़ी हुई है, इसमें हमने ये चीज़ बना के हमने इंपोर्ट करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं आके npm init करता हूँ। सॉरी, अच्छा मैं एक मिनट, इसको हम काम करते हैं, ये अब सवालात बहुत करेगा, हमें इसको npm init y कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें yes के साथ वो चलती जाएं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है वो क्या नाम है, इसको मैंने कर दिया ये, और ये फाइल उसने बना दी, और ये देखो ये फाइल यहाँ पे आ गई। अब ये इसके अंदर जितनी भी अब देखो इसके अंदर main another.js, इसने मेन फाइल को another.js कर दिया है, और हमारे पास ये देखो कुछ चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल ये अब ये बाद में अपडेट होती रहेगी, हमने जो भी चीज़ें करनी है हमें अब इसको लेट सपोज अगर आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है जो पहले से नहीं पड़ा हुआ, जैसे कि MySQL हो गया, एक्सप्रेस हो गया, पार्सर हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आपको चाहिए, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, उनको अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर उसको इंस्टॉल करना होगा। तो अभी हमारे पास पैकेज.json है, मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया। जैसा पैकेज इंस्टॉल करूँगा इसके अंदर वो चीज़ ऐड हो जाएगी कि ये वाला जो ऐप है ये वाले इस पैकेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये डिपेंडेंसी इसमें होगी। कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस, कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो वो वाली चीज़ें यहाँ से आपकी सारी ऐड हो रही होंगी। यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज अलग होती हैं और प्रोडक्शन की डिपेंडेंसीज अलग होती हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन जब प्रोडक्शन के लिए जाएगी तो फिर वो कौन से पैकेजेस को यूज़ कर रही होगी, और फिर यहाँ पे नोड मॉड्यूल का हमारे पास फोल्डर भी बन जाएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हमें MySQL जो है वो हमें इंस्टॉल करना है। तो MySQL को हम कर देते हैं, एक हमारे पास एक और भी क्या नाम है आता है जिसको हम कहते हैं नोडमोड। नोडमोड हमारे पास एक पैकेज है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर जब भी हम सेव करते रहें चीज़ों को, तो हमारा सर्वर खुद रीस्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आई थिंक क्या कमांड थी चलाने के लिए, नोड सर स्टार्ट। नोड मोड लिख के सर उसका फाइल का नाम देते हैं। नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने नोड इनिट कर दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ नोड और app.js, नहीं एक मिनट, सर्वर इसका चलता है, सर्वर एक मिनट में, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि देखो यहाँ पर हम बार बार इसको चला रहे थे और फिर इस तरीके से हम जो है वो उसको सेव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, फिर बार बार मैं नोड डॉट इस तरीके से लिख रहा हूँ app.js को। तो अब जो है लेट सपोज में हम सिंपल एक एग्जांपल कर देते हैं जिसमें शायद आपको सही से क्लियर होगा कि ये चीज़ हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पैकेज जो मैं बता रहा हूँ जिसको कहते हैं नोडमोड, वो बेसिकली टूल है जो कि यूज़ होता है एप्लीकेशन जो है वो खुद रीस्टार्ट हो जाए, जैसे फाइल के अंदर चेंजेस करें तो वो अपने सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट कर दे। तो इससे पहले सबसे पहले हम एक करते हैं MySQL को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा npm install यहाँ आए, ठीक है, MySQL -save, ये क्या करेगा, MySQL को npm नोड पैकेज मैनेजर MySQL का पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर देगा। और सेव हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो पैकेज और JSON के अंदर वो चीज़ ऐड कर दे कि ये वाली क्या नाम है पैकेज यूज़ हो रहा है। तो हम इसको ये चला देंगे। अब थोड़ी देर में देखिएगा क्या हुआ, कुछ चेंजेस दिखी आप लोगों को? ये डिपेंडेंसीज में ऐड हो गया ना सर। जी, मतलब मैंने सेव लिखा तो इसने डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड कर दिया कि ये वाला वर्जन, ठीक है, वो वाला यूज़ कर रहा है, और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बन गई। इसके अंदर वो वाली ये जस्ट अभी MySQL से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी इसमें पड़ी हुई है। और नोड मॉड्यूल के अंदर देखो ये वाले जितने भी MySQL
जिन जिन लाइब्रेरी पैकेजेस पे डिपेंड करता है वो वाली नोड मॉड्यूल के अंदर वो फोल्डर ऐड हो गए। देख रहे हो आप? ये जस्ट किस वजह से करने के लिए हुआ, हमने पहले तो इनिशियलाइज करी, हमने नोड जेएस को हमने पैकेज डॉट जेएसओन फाइल बनाने के लिए हमने npm init किया, जिससे हमारा पैकेज डॉट जेएसओन बन गया। अब पैकेज डॉट जेएसओन क्या क्या पैकेजेस यूज करेगा, उसके अलावा एप्लीकेशन की कुछ इंफॉर्मेशन जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पे उसकी डिफाइन होंगी। अब ये वाली डिपेंडेंसी है, ये आपकी मतलब इस पे डिपेंड करेगा ही करेगा। एक आती है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, कि डेवलपमेंट के दौरान किन किन चीज़ों की डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी, किन पैकेजेस की, वो यहाँ पे ऐड होंगे। तो मैं ऐसा काम करता हूँ, सबसे पहले मतलब एक तो ये हमारा काम हो गया कि नोड मॉड्यूल के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई जो कि पैकेज डॉट जेएसओन। अब ये पैकेज डॉट जेएसओन किसी को भी दोगे तो अपने पास जब चलाएगा तो उसके बाद ये पैकेज लॉग जेएसओन भी बन जाएगा, और नोड मॉड्यूल के अंदर उस जितनी डिपेंडेंसीज होगी उसके अगेंस्ट, या डेव डिपेंडेंसीज और ये वाली डिपेंडेंसीज, इन दोनों के अगेंस्ट जितने भी पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल खुद कर देगा और वो आपको नोड पैकेज मैनेजर करके देगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, npm मैंने कहा इंस्टॉल, और नोड मोन हमारे पास है, जो कि इसकी मैं बाद में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने इंस्टॉल करना है। तो इससे पहले, इंस्टॉल करने से पहले हम इसको, एक हमारे पास कमांड है कि आपको डेव के अंदर सेव करना है। तो आप लिखें सेव और आई थिंक डैश डेव, इस तरीके से। अब npm इंस्टॉल नोड मोन को तो करेगा, मगर उसको कहते हैं कि हमें ये प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये चाहिए जब आपकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इस वाली चीज़ को पैकेज डॉट जेएसओन के अंदर डेव डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करो। अभी डेव डिपेंडेंसीज का कोई यहाँ पे है ही नहीं, कोड ही नहीं है ना। देखो अब इसको मैं कर चलाता हूँ, अब ये पैकेज देखो इंस्टॉल करेगा और डेव डिपेंडेंसीज एक अलग से बन गई जिसके अंदर ये आ गया। इसका मतलब है, ये बता रहा है कि डिपेंडेंसीज इस प्रोजेक्ट की, इस एप्लीकेशन की दो चीज़ों पर है, एक तो प्रोडक्शन के लिए और दूसरा डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट के लिए। अब इसके इस वाले और के अंदर बाकी जितने भी आपने पैकेजेस करे होंगे डेव से रिलेटेड तो इसके अंदर आएंगे, और अगर आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो आपके सारे इसके अंदर आएंगे। मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बाकी भी कॉमा सेपरेटेड वो प्रॉपर्टीज ऐड होते जाएंगे जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी। ठीक है, तो हमने ये दो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कर लिए। और उसके बाद हम एक काम करते हैं कि सिंपल हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जिसको पहले कर लेते हैं सिंपल वाला एग्जांपल। सबसे पहले हम काम करते हैं, मैं क्या नाम है, app.js में जाते हैं और app.js के अंदर मैं यहाँ पर कांस्टेंट बनाता हूँ http के नाम से, और उसको हम कर देते हैं require, और ये हमारे पास http यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये बना दिया। अब हमारे पास देखो यहाँ पर हमें सर्वर साइड है, हमें जो है वो API बनाने के लिए हमें जो है वो सर्वर को क्रिएट करने का हमारे पास इसके अंदर एक मेथड आता है, इसको हम कहते हैं http.createServer। अब ये क्रिएट सर्वर तो होगा, मगर इसको हम क्रिएट करके किसी के अंदर स्टोर को वाले वेरिएबल के अंदर मैंने कहा क्रिएट सर्वर इज इक्वल टू http क्रिएट सर्वर। अब यहाँ पर सर्वर क्रिएट हो, फिर हमें जो भी चीज़ करनी हो, लेट सपोज फिर रेस्पॉन्स करके हमें सर्वर को भेजनी हो, तो वो वाली चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो ज़्यादातर जावा क्या नाम है नोड.js के अंदर असिंक्रोनस काम हो रहा होता है। तो यहाँ फंक्शन के अंदर ज़्यादातर हमारे पास आता है एक रिक्वेस्ट और दूसरा रेस्पॉन्स, और तीसरा भी हमारे पास होता है एक आर्गुमेंट जिसको नेक्स्ट कह देते हैं। मैं फिलहाल रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को डिस्कस करूँगा। कि अब इससे पहले एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि अच्छा ये सर्वर जो है, अब बात ये है कि हमारे पास इसके अंदर हम नोटिफाई करेंगे कि कौन सी पोर्ट नंबर जो है अगर हिट होती है, अगर क्लाइंट साइड से वो पोर्ट अगर
उस पर रिक्वेस्ट आए तो ये आपका जो है वो फाइल उसको रेस्पॉन्स करना शुरू करे। तो किस पोर्ट को लिसन करेगा वो देने के लिए हम यहाँ पे देते हैं सर्वर, इसका फंक्शन आता है लिसन, और इसके अंदर अगेन आप जो है वो क्या नाम है पोर्ट नंबर बताओगे। पोर्ट नंबर यहाँ पे आप जो भी दो, मैंने कहा ले सपोज 3000, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम कोई प्रिंट करवा देते हैं कि अगर कोई भी आपके पास आ रहा है क्या नाम है console.log, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कि पोर्ट 3000 इज लिसनिंग। ठीक है भाई, यहाँ तक सेट है। बात ये है कि अगर इसको हम चलाएं, यहाँ पर हमने फिलहाल कुछ भी नहीं किया, इसको मैं कहता हूँ नोड डॉट एप डॉट जेएस। अभी हमें क्या कह दे रहा है, पोर्ट 300 इज लिसनिंग। अब बात ये है कि अब आपकी ये पोर्ट नंबर लिसन होगी क्लाइंट साइड, अगर आप उसको हिट करोगे लोकल होस्ट करके, फिर इसकी 120.0 जिस तरीके से हम बाय उसकी डिफ़ॉल्ट जो आईपी है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर पोर्ट नंबर ये देंगे तो वो लिसन करेगा, और यहाँ पे हमारा वो जो है ये कोड चलना शुरू हो जाएगा। तो क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आएगी आपका सर्वर क्रिएट होगा, और सर्वर लिसन करेगा किसको, उस वाली पोर्ट नंबर को। अगर वो पोर्ट से क्लाइंट साइड से वो रिक्वेस्ट आ रही है तो अपना कोड चलाएगा। ठीक है, अब रिक्वेस्ट के अंदर हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, और लॉग के अंदर हमारे पास ये रेक रिक्वेस्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। अब एक काम करते हैं हम, हमारे पास ब्राउज़र, एक मिनट यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 127 और क्या हुआ 127। एक तो इसने जूम की ऊपर से बाहर आती है, वो बड़ा तंग लगती है। क्या हो गया इसको, ठीक है एक मिनट, इसको हम रेस्पॉन्स को एंड करवा लेते हैं। कंट्रोल सी नोड एप डॉट जेएस, और अच्छा हमने प्रिंट तो कुछ भी नहीं किया ना, तो ये कंसोल पे एक मिनट नहीं करेगा। इसके अंदर आ जाते हैं, क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट है,
वो कंसोल पे प्रिंट हुआ है, बफर्ड ऑल न्यू क्लोज्ड, वो सारी तकरीबन इंफॉर्मेशन। 1 मिनट हम ऐसा करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में कर देता हूँ ताकि हमें यूआरएल पता चले कि क्या प्रिंट हो रही है। सर जी सर ये लिसन के बाद कॉमा दे के मेरे ख्याल से आईपी भी देते हैं, फिर कॉल बैक देते हैं। नहीं नहीं, अब सही है, वो कोई इशू नहीं है। हम आ जाते हैं तो हम की तरफ, तो यहाँ पे आके मैं इसको चलाया। यहाँ पे तो हम कोई प्रिंट नहीं करवा रहे, ज़ाहिर रेस्पॉन्स हमने दिया नहीं। रेस्पॉन्स जब हम देंगे खुद से नोट जेस के थ्रू तो ही देगा। हमने जस्ट कंसोल करवाया तो हमारे पास कंसोल के अंदर डेटा प्रिंट हो रही होगी। तो वो है ना मेरी दादू यहाँ पे कंसोल किया मैंने, नोट लिस्निंग, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, ये प्लीज माइक को बंद कर दें। किसकी माइक खुली हुई है? हेलो, ठीक है। रिस्पॉन्स आना चाहिए। यहाँ पर 1 मिनट हम काम करते हैं, रेस्पॉन्स राइट करवा लेते हैं, ये राइट, और इसके अंदर हम कहते हैं हेलो नोट। तो दोबारा हमें रन करना पड़ेगा। नोट app dot node.js, पोर्ट इज लिसनिंग, ठीक है। और इसको अगर हम क्रोम पे जाएं, ठीक, हेलो नोड आ गया। वो ये कंसोल पे प्रिंट भी नहीं कर रहा, कंसोल पे पोर्ट इज लिसनिंग, कंसोल पे क्यों नहीं प्रिंट कर रहा? तो कैश डॉट यूआरएल, 1 मिनट में कुछ और प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा मुझे चलाना पड़ेगा क्योंकि देखें, मैं यहाँ पर अगर हेलो नोड 2 करूँ और उसको मैंने सेव कर दिया, सर्वर तो हमारा चल रहा है, मगर यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो हेलो नोड ही देख रहे हो आपके पास, हेलो नोड ही आ रहा है, नोड 2 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है मुझे सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल सी करके, और फिर यहाँ पे दोबारा से मैं करूँगा नोड ऐप डॉट जेएस। अब दोबारा से मैंने सर्वर को चलाया। अब मैं जो है वो उसको क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजूंगा। क्लाइंट से मैंने कहा फिर देखो हेलो नोड 2 देख रहे हो आप, हेलो नोड 2 हो गया। अब ये आप चेंज करोगे, आपकी चेंज वहाँ नहीं दिखेगी, मतलब आपको सर्वर दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब दोबारा देखो यहाँ पर मैंने कहा हेलो, लेट्स सपोज हेलो केडी। अब देखो कंसोल पे भी ये प्रिंट कर रहा है, ये वाला हेलो ना, इसने प्रिंट कर दिया। देखो सोच रहे होंगे कि यहाँ कंसोल पे आना चाहिए। ये आपका कंसोल सर्वर साइड का यूज़ होगा क्योंकि ये सर्वर साइड पे काम कर रहा होगा। तो ऐसा ना होगा कि उसकी सर्वर साइड की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंसोल पे प्रिंट हो रही है तो आपके ब्राउज़र के कंसोल पे नहीं। क्लाइंट साइड कंसोल अलग है और ब्राउज़र साइड कंसोल अलग है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो बात ये मतलब क्या नाम है, ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हेलो आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि अभी एज अ सर्वर साइड पे कंसिडर हो रहा है। तो हम यहाँ पे मैंने हेलो केडी किया, मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अगर आप जो है वो क्लाइंट साइड इसको देखेंगे तो आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा, देख रहे हो। तो इसको चेंज लाने के लिए मतलब हमें दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ तो चल रही है, मतलब ये पहले वाला कोड है जो कि बार बार चल रहा है, मगर हमारा वो सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ तभी पहले वाला चल रहा है। अब हम करते हैं इसको दोबारा से रिस्टार्ट, नई कमांड की, अब मैंने किया। अब आप अगर क्लाइंट साइड पे उसकी रिक्वेस्ट भेजें तो देखो तो अभी हेलो केडी आ गया। अब बात ये है कि ये बार बार कौन करे, बार बार कौन इसको जो है वो रीस्टार्ट करे सर्वर को, जब भी चेंजेस हो मैं दोबारा रिस्टार्ट करूँ, जब भी चेंजेस हो दोबारा रिस्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है जो कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने देखा हो तो मैंने एक चीज़ इंस्टॉल करी थी नोडमोन के नाम से, जो कि क्या करेगी, जब भी कभी, अब वो डेवलपमेंट के लिए जस्ट यूज होता है, तो तभी हमने पैकेज डॉट जेसन के अंदर डेव के अंदर दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे हम पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे कि हमें अगर के इस तरीके की चीज़ चाहिए कि भाई सर्वर जो है वो बार बार मुझे नोड लिखना पड़ रहा है फिर उसके बाद वो चला रहा है, तो मैं एक काम करूँगा कि उससे बेहतर है कि मैं जाके स्क्रिप्ट इसके अंदर, अगर आप देखें ये वाला, इसके अंदर मैं दे देता हूँ स्टार्ट, कि मैं जब भी कभी npm स्टार्ट लिखूं तो तुम ये कर दो, क्या कर दो, तुम नोड मोड को चला दो। अब नोड मोड क्या करेगा, नोड मोड को हम बता देंगे नोड मोड तुम ऐसा करो ऐप को चला दो। हमने नोड मोड को कहा तुम ऐप को चला दो, तो वो क्या कर देगा, उस ऐप को चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है मैं क्यों कर रहा हूँ? जी सर। जी जी सर, समझ आ रहा है। हाँ देखो, मैंने चेंजेस करी, चेंजेस के बाद में बार बार उसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नोड मोड ऐसा टूल है जो कि हमारे लिए खुद रीस्टार्ट करेगा सर्वर को, हमें बार बार नोड और इसको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा स्टार्ट कर दूंगा, नोड मोड चेंजेस डिटेक्ट करेगा फाइल के अंदर, फिर उसको अपडेट कर देगा। तो मैंने कहा नोड मोड ऐप वाली जो है वो इस चीज़ को चला दो। अब हम यहाँ पर देंगे मेन फाइल हमारी कौन सी है, app.js, तो मैंने उसको, उसने बाय डिफॉल्ट एनदर को उठा के पहली फाइल को रख दिया था, अब इसमें हम दे रहे हैं app.js। मैं इसको सेव करूंगा। अब यहाँ पे मेरी कमांड होगी npm start, क्योंकि हम स्टार्ट पे वो नोड मोड को ऐप को चला देगा। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं तो ये हमारा सर्वर अब स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, सेट हो गया। अब हम काम करते हैं app.js के अंदर आए, और अब यहाँ पर आप जो है जो भी लेट्स, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा हेलो हेलो क्लास लेट्स सपोज। तो देखो ये खुद रीस्टार्ट हो, सर्वर रीस्टार्ट हुआ, मगर अभी तक ये कोड आपका नहीं चला, इसलिए कि हम, सर्वर तो स्टार्ट हो गया मगर क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, और फिर उसमें से क्या क्या चीज़ें करनी है वो यहाँ पर आपकी आ रही होंगी। अब हमारे पास जो है लेट सपोज रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी पड़ी होती हैं, जिसमें रिक्वेस्ट मेथड हो गया, रिक्वेस्ट यूआरएल हो गया। अब ये देखो बार बार रिफ्रेश हो रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ क्रोम के अंदर, ये हमारे पास क्लाइंट साइड है, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखता हूँ लेट सपोज गेट कस्टमर्स लेट सपोज। तो अब देखो यहाँ पर तो क्लाइंट साइड पे वो आएगा जो हम वहाँ से रेस्पॉन्स देंगे, सही है, राइट करवाएंगे। अब ये हम प्योरली उसको यूज़ कर रहे हैं डॉट नोड डॉट जेएस को। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसने गेट कस्टमर्स क्यों प्रिंट किया, गेट कस्टमर्स इसलिए प्रिंट किया कि कंसोल के अंदर के रिक्वायरमेंट डॉट यूआरएल के अंदर वो चीज़ आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब यूआरएल को एक्सेस करते हुए कि यूआरएल क्या है ये, उस हिसाब से मैं लिखूँ। अब लेट सपोज मुझे अगर करना है, मैं चाहता हूँ कि यूआरएल के हिसाब से वो काम करता फिरूँ कि भाई सबसे पहले तो मैं देखूँ
कोई क्या यूआरएल आई है, क्या इंडेक्स तो नहीं है, तो इंडेक्स है तो मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ इंडेक्स पे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इस तरीके से कि मैंने कहा request डॉट यूआरएल इज इक्वल टू, अगर ये है मतलब कोई उसके साथ मतलब ये समझो इंडेक्स है, तो क्या करें उस हिसाब से हम इसमें बताएंगे कि तुम एक काम करो, हमें फिलहाल के लिए जस्ट मैं इसको ऐसे करता हूँ कि अगर ये आ जाए तो अच्छा, इसमें हम ये बताते हैं रेस्पॉन्स राइट करना हो किसी ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ आप देख के आप राइट करना चाह रहे हो, तो रेस्पॉन्स आपका जो है वो रेस्पॉन्स चला जाएगा क्लाइंट साइड पे। तो हम वो इस तरीके से, एक देखो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि रिक्वेस्ट है और दूसरा हमारे पास रेस्पॉन्स है। रिक्वेस्ट के अंदर जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी उससे एसोसिएट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर पड़ी हुई है, रेस्पॉन्स के अंदर जो क्लाइंट साइड को रेस्पॉन्स बॉडी में आपको भेजना होगा रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उससे एसोसिएट फंक्शन पड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो रेस्ट डॉट ये बाकी राइट कंटिन्यू राइट हेड राइट प्रोसेसिंग, अगर आपको कोई लेट सपोज हेडर इंफॉर्मेशन कुछ लिखनी हो तो आप लिखेंगे रेस डॉट राइट हेड और उसके अंदर आप सारी कंटेंट टाइप और ये बाकी चीज़ें इसके अंदर आप दे रहे होंगे। ठीक है, अभी हम वो काम नहीं कर रहे, वो आपको जो भी करना हो हेड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन भेजनी हो, कोई टोकन भेजना हो वॉटेवर, वो आपकी मर्जी है। बाद में से मैं जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से तो कैसे आपकी आई, आपने यूआरएल को एक्सेस किया, यूआरएल को करते हुए हमने कहा लेट सपोज होम पेज मिसाल के तौर। अब ये आपका क्या है, राइट है, राइट करके आप जो है वो बेसिकली रेस्पॉन्स राइट करना चाहते हो जो कि रेस्पॉन्स चला जाएगा आपके उस क्लाइंट साइड के एंड पे और फिर उस रेस्पॉन्स को हमने एंड करना होगा। ठीक है, तो एंड कीवर्ड से आप उसको एंड कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक इसको जस्ट चला के देखते हैं कि क्या ये इस तरीके से हो रहा है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैंने कहा गेट कस्टमर्स, अगर गेट कस्टमर्स आए तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए कस्टमर्स। ये मिसाल जस्ट समझाने के लिए। अब इसको हम सेव किया, यहाँ पे चेंजेस डिटेक्ट करी उसने उसको वहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे किया गेट कस्टमर्स, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू ये है, तो होम पेज राइट कर ले, गेट कस्टमर आ रहे हैं, गेट कस्टमर गेट कस्टमर, तो फिर वो कर दो। ठीक है, अच्छा मैंने गेट कस्टमर्स लिखा है, ठीक है, तो हम इसको गेट कस्टमर कर लेते हैं और इसको करते हैं तो देखो कस्टमर्स आ गए। मैं अगर इसको ऐसे रखता हूँ तो देखो होम पेज आ गया। अब ये यूआरएल पे डिपेंड करेगा, जो यूआरएल होगी उस हिसाब से करेंगे। अब बात ये है कि वहाँ पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो रिक्वेस्ट आई है उसका मेथड क्या है, उस मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो और उसको मज़ीद जो है क्या नाम है, यहाँ पर हम करते हैं एंड rec मेथड इज इक्वल टू, लेट सपोज हम कहते हैं कि वो अगर गेट है तो ही इसके अंदर जाए, अगर ये गेट मेथड है तो उस तरीके से जाए, और ये भी अगर आपका गेट मेथड है तो आप रिक्वेस्ट डॉट मेथड और इज इक्वल टू लेट सपोज गेट है तो आप यहाँ पे गेट करेंगे। अगर ये पोस्ट होगी तो आपका कभी भी इसके अंदर दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मेथड और ये बाकी चीज़ें हमें इससे पता चल जाएंगी। तो आपको कोई पोस्ट करना हो तो आप में इस यूआरएल बता के फिर उसमें कहेंगे ये मेथड इसका कौन सा है, पोस्ट है क्या है। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर क्या नाम है, हमारे पास एक काम करते हैं, अब मेरे ख्याल से हमें थोड़ा डेटाबेस की तरफ जाना चाहिए कि किस तरीके से कनेक्टिविटी होगी। तो सबसे पहले तो हमने माइस्क्यूएल को इंस्टॉल, जी जी सर हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, अभी हमारे एक दूसरी क्लास भी है। अच्छा अभी जी सर, आज 12 घंटे हमारी क्लासेस हैं, किस टाइम पे शुरू हुई थी? 3:30 बजे। अच्छा, जी फिर हमारा नेक्स्ट वीक भी चल जाएगा, फिर तो हम फिर नेक्स्ट वीक ले